अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज इस नावल ज़िंदगी है तेरे नाल जिसको तहरीर किया है रमशा ने, इसकी आज मैं किस्त नंबर 12 रीड करूँगी। तो चलें बढ़ते हैं इस किस्त की जानिब। आन हॉस्पिटल के तैयार हो रही थी। आईने के सामने खड़ी सादत शलवार कमीज पे मलबूस इसने एक संजीदा से निगाह खुद पर डाली, फिर अपना कोट पकड़ के बाजू पर डालकर बाहर जाने लगी। लेकिन अब जब इसकी निगाह आईने में उठी तो वो तनहा नहीं थी, बल्कि आयुष्मान इसके पीछे खड़ा इसे घूर रहा था। आन शीशे में भी इसकी आंखों में छा गुस्सा और जुनून देख सकती थी। किसने कहा तुमसे ये रंग पहनने को? जानती हो ना नफरत है मुझे इस रंग से। अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इतना अरसा इसे यहाँ तनहा रहने के लिए छोड़ने के बाद यहाँ आकर इस पर धो जमाना आन को गुस्सा दिला गया। तभी वो पलटी और उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती बेड की साइड टेबल के पास जाकर अपनी घड़ी उठाकर पहनने लगी। तुम्हें सुनाई दिया आन, मैंने क्या कहा है? चेंज करो ये कपड़े। अशमान इसके पास आया, उसे कहने से कोहनी से पकड़ कर लाल होती आंखों से घुरते कहा, इसे कहाँ गोरा था आन का, इसे कहाँ गवारा था आन का इसे नज़रअंदाज करना। लेकिन आन ने नरमी से अपना बाजू छुड़ा और अब की बार अपने बैग के पास आई। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जस्ट टॉक टू मी डैम इट। जशमान ने इसे दोनों बाजू से दबोच कर झुंझोड़ा तो आन की होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बस इतने में बस हो गई आपकी? और आप जो मुझे हमारी शादी के बाद से इग्नोर करते रहे, क्या इसका क्या? मेरी ज़ात की हर पल धज्जियाँ उड़ाते रहे, मैं भी तो बर्दाश्त करती रही ना, तो अब आप भी करें। इतना कहकर आन ने अपना आप इससे छुड़वाना चाहा, लेकिन नतीजन अरशमान की पकड़ इस पर मजबूत हो गई। बता तो चुका हूँ आज आन, वो सब मेरी मजबूरी थी। कसम खाता हूँ तुम्हें जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुँचाई थी मैंने। अरशमान की बात पे आन की पलकें नम हो गई। और ये अरशमान ये क्या? अब तो कर दिया ना आपने खुद से दूर, अब तो इस दुश्मन को सुकून है ना? तो फिर कहाँ थे आप इतना अर्सा? क्या एक पल के लिए भी आपको ख्याल आया कि मैं किस हाल में हो सकती हूँ? क्या आपने एक बार भी आकर मुझसे पूछा कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है? आन ने इसका गिरेबान हाथ में जकड़ कर रोते हुए पूछा तो आयुष्मान को बेसाख्ता इस पे प्यार आया। इसने आन को खींचकर अपने सीने से लगाया तो आन फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मानता हूँ कि तुमसे तब काफिल रहा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी बन गई कि चाहकर भी मैं गाँव से नहीं निकल सका। अशोक ने इसके बाल सहलाते हुए मोहब्बत से कहा, कैसी मजबूरियाँ? आन ने अपने आंसू पर काबू पाते परेशानी से पूछा तो आयुष्मान ने इसे हर एक बात बता दी, जिसे सुनकर आन आयुष्मान के सीने से चेहरा निकाल कर हैरत से उसे देखने लगी। इसका मतलब है सुल्तान भाई ने नूरी से निकाह किया हुआ था? अशमान ने गहरा सांस लेकर हाँ में सर हिलाया। और अब जब इसे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो चुका है तो अपनी जान लेने पर तुला हुआ है। बस एक कमरे में कैद कर लिया खुद को, ना ही कुछ खाता है, ना ही किसी से बात करता है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ उसका। अशमा ने परेशानी से कहा और अपने देवर के हाल पर आन की पलकें भी बिक गई, जिसे वो बचपन से बड़ा भाई मानती आई थी। और यही नियान एक और परेशानी जिसने मुझे बहुत पहले आगाह होना चाहिए था। लेकिन आन ने इसके रुक जाने पर इसे सवालिया नज़रों से देखा तो शमान ने सज़म की हर बात बता दी। वो दुश्मन शायद आज भी हमारी हवेली में हमारी नाक के नीचे चुभा बैठा और हमें से जानते तक नहीं। अशमान के माथे पर गुस्से से शकन आते देखकर आन भी परेशान हुई। और जानती हूँ आन, मैं गलत था। वो तस्वीरें और वो सब जो हुआ वो भी लीजा ने नहीं किया, बल्कि जो लगता है इसके पीछे वही दुश्मन है। न जाने कौन है वो जिसे हमारी खुशी गवारा नहीं। अशमान अपनी मुठियाँ जब से बीत गया तो आन अपना सर झुका गई। कहा इसे हर परेशानी से बचाकर यहाँ छोड़ने वाला छोड़े, वो अकेला ही हर मुश्किल से लड़ रहा था और इसे ही कसूरवार ठहरा रही थी। जो कुछ भी हुआ इसने जितनी तकलीफ आन को दी थी या शवान को भी तो दी थी, शायद आन से भी ज़्यादा। आई एम सॉरी मान, आन ने शर्मिंदगी से सर झुकाते नम आवाज़ में कहा तो अशमान ने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब खींच तो अपनी बाहों में समेट लिया। नहीं मेरी जान, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बस ये हमारा मुकद्दर आन जिसमें न जाने कितनी तकलीफ़ें लिखी हैं। लेकिन मैं अब हर तकलीफ़ को मिटा दूंगा आन, तुमसे वादा करता हूँ हमारी ज़िंदगी इतनी खुशहाल मनाऊंगा कि जितनी हमने ख्वाबों में देखी थी। अजमान ने इसके माथे पर अपने होंठ रखे तो आन खुद में ही समेट गई। मुझे हॉस्पिटल जाना, देर हो रही है। अशमान के होंठ माथे से गुर्दिश करते इसके गाल तक आए तो आन ने घबरा कर कहा, लेकिन अशमान इसकी सुन नहीं कहा रहा था। इतने दिनों के बाद अपनी मोहब्बत अपने सुकून को अपने करीब पाकर वो बेचैन हो चुका था। शमान ने इसके होठों पे झुकना चाहा तो आन ने अपना गुलाबी हवा हुआ चेहरा पे फेर लिया, लेकिन इसकी हरकत अशमान को खास पसंद आई। इसलिए इसने इसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और पूरे हक और शिद्दत से इसके होठों को अपनी कैद में ले लिया। इतने दिनों के बाद मोहब्बत का ये गुर्बत अरशमान को बेचैन कर ही रही थी, लेकिन इसकी बेचैनी चेहरा सहना आन के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए इससे दूर होकर अपना चेहरा इसके सीने में छिपाते हुए गहरे गहरे सांस भरने लगा। अपने दिल में बसते मोहब्बत के इस तूफान को बहुत देर से खुद में बांध रखा था मैंने मेरे दिल के करार, जब वक्त मिलेगा तो फुर्सत से तुम्हें अपनी बेचैनी दिखाऊंगा। अशमान की बात तो आन अपने पैरों से नाखून तक सुर्ख हुई। अशमान ने इसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर जान मिटाती नज़रों से देखा। अब फ़ौरन ये कपड़े बदलो, वरना ये काम मुझे भी अच्छी तरह से करना आता है।
आशमान ने ज़रा घूर कर कहा तो आन इसे घबराती फ़ौरन अलमारी से गुलाबी रंग का एक जोड़ा निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आए तो आशमान ने मुस्कुरा कर इसे देखा। आप आज यहाँ मेरे पास रुकेंगे क्या? आन के पूछने पर आशमान की मुस्कान गायब हुई। वो उसके पास रुकना चाहता था लेकिन ये मजबूरियाँ नहीं, आन चाह कर भी नहीं रुक सकता। मुझे वापस जाकर अज़म से मिलना है। इससे आगे का लेकिन वो तो यहीं हॉस्पिटल में। आन ने शमान की बात कर कहा तो आशमान हैरत से देखने लगा। आपको नहीं पता लीज़ा को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। आन ने आशमान को सारी बात बताई तो आशमान की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। यानी कि वो दुश्मन जान गया था कि आशमान और अज़म अपने दरमियान मौजूद गलतफहमी को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए वो अज़म तक पहुँच गया। आशमान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आप इनसे मिलना चाहते हैं तो वो लीज़ा के पास इसके वार्ड में ही मिलेंगे। नहीं आन, अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। फ़िलहाल मामले में खुद ही देख लूँगा और मैं मेरा ख्याल से चचा को भी लीज़ा के बारे में ख़बर होनी चाहिए। आन ने हाँ में सर हिलाया तो आशमान इसके पास आया और मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों में थाम कर अपना माथा इसके माथे से टिकाया। तुम्हारे अंदर मेरी जान बसी है, खुद को मेरी अमानत समझ के अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शमान ने इसके माथे पर अपने होठ रखे और वहाँ से चला गया। जबकि इसकी हरकत पे आन के होठों पे शर्मीली मुस्कान है। उसने अपने माथे को छुआ, अपनी मोहब्बत को फिर से पहले जैसा पा कर इसकी ज़िंदगी की सारी रौनक वापस लौट आई थी। लीज़ा की तबीयत अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। जितना अर्सा वो हॉस्पिटल में रही थी, अज़म ने हर एक पल इसके साथ गुजारा था और इसका इस कदर ख्याल रखता था कि लीज़ा को अपनी किस्मत पे रक्श आने लगा था। इसे कुछ भी देने से पहले अज़म खुद इसे चखता तो शायद वो नहीं चाहता था कि इसके हिस्से की तकलीफ फिर से लीज़ा सहे, और वो नहीं जानता था था इसकी हरकत लीज़ा के दिल का क्या हाल करती थी। ज़िद्दी सी लड़की जिसे अशार मलिक ने सिर्फ पसंद आया था तो वो इसके पीछे इस कदर पागल हो गई थी कि खुद को और दूसरों को मारने तक चली आई थी। ये शख्स तो इतना इसका जुनून इसकी आशिकी बन बैठा था। इसके लिए वो किसी हद तक जा सकती थी, ये तो लीज़ा भी नहीं जानती थी। अभी भी लीज़ा कब से बस इसे तकने में मसरूफ़ थी। वो बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा अपना सर लीज़ा के बेड पर रखे सो रहा था, जबकि लीज़ा का हाथ नींद में भी मुसलसल इसकी गिरफ्त में था, जैसे एक डर हो कि कहीं वो दूर ना चली जाए। आज इसे देखकर लीज़ा को एहसास हुआ था कि वो कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी, जो खुद को और अपनी इज़्ज़त नफ्स को इस शख्स के पीछे तार-तार करती रही, जिसने कभी इसे देखना तक गवारा नहीं किया था। आज जिसे लग रहा था वो अक्लमंद इंसान वो नहीं होता जो इसे दुनिया से छीन ले, जिसे वो चाहे, बल्कि वो होता है जो इसका बन जाए, जो इसे टूट कर चाहता हो। जैसे वो अंग्रेज़ी में सर से लेकर पैर तक अपने इस पंजाबी मुंडे की हो चुकी थी। लीज़ा तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करती इसकी जानिब करवट लेकर इसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ इसके बालों में चलाने लगी। यू आर द लाइट, यू आर द नाइट, यू आर द कलर ऑफ माई ब्लड, यू आर द क्योर, यू आर द पेन, यू आर द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू लंच। यू कैन सी द वर्ल्ड यू ब्रॉट टू लाइफ। लीज़ा इसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती दिल था कि कह रहा था ज़िंदगी बस इसे यूं ही देखते हुए गुजारते। दिल में उमड़ने वाली ख्वाहिश पर लीज़ा ज़रा सा आगे और अपने होठ इसके माथे पर रख दिए। अपने माथे पर फूलों सा नरम एहसास महसूस करके अज़म की आंखें खुल गई तो लीज़ा घबरा कर फ़ौरन सीधी हो गई। अज़म ने एक निगाह इसके हाथ को देखा जो इसकी गिरफ्त में था। क्या हुआ, ठीक तो हो? दर्द तो नहीं हो रहा? अज़म के सवाल पर लीज़ा ने अपनी आंखें घुमाई। अभी तक वो दर्द लफ्ज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी, क्योंकि इन दिनों में अज़म इससे ये बात हज़ार मरतबा पूछ चुका था। अज़म को लगा शायद इसे इसकी बात की समझ नहीं आई तो इसने लीज़ा का हाथ दबाया। फ़ाइन। अज़म की आवाज़ में मौजूद फ़िक्र पर लीज़ा का दिल ज़ोर से धड़का। नॉट फ़ाइन। अज़म के माथे पर शिकन उमाई हुई। वो फ़ौरन उठा और डॉक्टर को बुला लाया, जिस पर लीज़ा का दिल किया अपना माथा पीट ले। क्या हुआ मिस, आपके हस्बैंड कह रहे हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं, कोई इशू है क्या? डॉक्टर ने लीज़ा की नब्ज़ चेक करते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, यही मेरी प्रॉब्लम है। अब मैं घर जाना चाहती हूँ, बोर हो गई हूँ यहाँ रह कर। प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बताएं आप। लीज़ा ने मुँह बसोर कर कहा तो डॉक्टर ने मुस्कुरा कर हर बात अज़म को बता दी। लेकिन अभी घर कैसे जा सकते हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसका मुकम्मल इलाज करें डॉक्टर साहब। अज़म ने ज़रा रौब से लीज़ा को देखते हुए कहा तो लीज़ा का मुँह मज़ीद फूल गया। दरअसल अब वो ठीक है मिस्टर अज़म, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बस अगले हफ्ते चेकअप करवाने के लिए यहाँ लाइएगा। बाकी मैं इनके डिस्चार्ज पेपर बनवा देता हूँ, आप मेरे रूम में आएँ, आपको कुछ डिटेल्स बतानी है। अज़म ने हाँ में सर हिलाया तो डॉक्टर वहाँ से चला गया। अज़म हल्का सा मुस्कुरा कर लीज़ा के पास आया और अपने हाथ इसके सर के दाएं बाएं रख के इस पर झुका तो इसकी इस अचानक कुर्बत पर लीज़ा सांस रोके हक्की पक्की से देखने लगी। तुम्हारा ये सूजा मुँह घर जाकर ठीक करता हो, फिर इस दिन की बातों का हिसाब भी तो बाकी है। अज़म ने इसकी तीखी नाक पर अपने होठ रखे तो लीज़ा जोर से अपनी आंखें मूंद कर काँपने लगी। एक मुस्कुराती निगाह इस पर डालकर अज़म वहाँ से चला गया, जबकि लीज़ा इसकी कुर्बत पर काँपती अपनी धड़कनें शुमार कर रह गई।
फजर का वक्त हो रहा था जब सुल्तान नमाज अदा करने मस्जिद में गया। इंसान दुख और तकलीफ से शायद गुजर रहा है, इसलिए जाता है कि ताकि अपने रब के करीब हो सके। यही मामला सुल्तान के साथ भी पेश आया था। इतनी अकीदत और तवज्जो से इसने कभी नमाज अदा नहीं की थी जितनी दिलजोई से वह अदा करने लग गया था। नमाज ख़त्म होने के बाद हमेशा की तरह इसकी आंखों में आंसू थे और अपने हाथ दुआ में उठाकर हमेशा की तरह अपनी ख़ता की माफ़ी और अपने कनीज़ के मिलने की दुआ करने लगा। इसकी दुआ और वहाँ पर मौजूद पर हर नमाज़ी से ज़्यादा तवील होती थी। दुआ ख़त्म करके इसने आंसू पोंछे और हवेली वापस आ गया। नहाकर कपड़े बदलने के बाद वह एक बार फिर से कनीज़ को तलाश करने के लिए तैयार हो रहा था जब दरवाज़ा खुला और फ़रीन बेगम कमरे में दाखिल हुईं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वह सुल्तान अकीदत से इन्हें सलाम किया और इनके सामने आकर अपना सर इनके सामने झुका दिया। वालेकुम सलाम मेरी जान। फ़रीन बेगम ने मोहब्बत से कहते उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसे यूँ तैयार देखकर मुस्कुरा दी। सुल्तान अब समझ चुका था खुद को एक कमरे में कैद करके ख़त्म नहीं कर रहा था और यही बात इन्हें सुकून दे गई थी। शुक्र है बेटा तुमने आपको संभाल लिया, वरना मैं तो तुम्हारी फ़िक्र में बेहाल हो रही थी। इनकी बातें एक अफसरदा सी मुस्कान सुल्तान के चेहरे पे आई। काश कोई इसके दिल में झाँक कर देखता तो पता चलता कि अंदर से वही बिखरा हुआ सुल्तान था जो अपनी कनीज़ के खून पर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें अम्मी, आप बताएं आपको कोई काम था मुझसे? सुल्तान के पूछने पर फ़रीन ने गहरा सांस लेकर हाँ में सर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने तुमसे पूछना था कि अब आगे क्या करना है? पहले ही तुम्हारी अनाबिया से शादी होते तो रह गई और वो बेचारी कितना दुखी रहती है, इसका अंदाज़ा है तुम्हें? फ़रीन बेगम की आंखों में एक शुक्र था। आप क्या चाहती हैं अम्मी? सुल्तान ने संजीदगी से इनकी ख्वाहिश पूछी। मैं चाहती हूँ कि सादगी से तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए ताकि इस बेचारी पर जो लोग सवाल उठा रहे इनके मुँह को ताला तो लगे। सुल्तान ने हैरत से अपनी माँ को देखा। क्या इन्हें सुल्तान की आंखों पर कनीज़ के लिए मोहब्बत तड़प नज़र नहीं आती थी जो ये बात कह रही थी? माफ़ करेगा अम्मी, लेकिन मैं अरबी से शादी नहीं करना चाहता। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और इसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखता हूँ। सुल्तान की बात पर फ़रीन बेगम का मुँह हैरत से खुल गया। क्या इन्हें इनकार करने वाला इनका वही फर्माबरदार बेटा था? ये तुम क्या कह रहे हो सुल्तान? वही जो अम्मी जो सच है, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसके अलावा किसी औरत के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। सुल्तान ने नरमी से कहा, लेकिन फ़रीन बेगम के माथे पर गुस्से से शिकन भर आई। और नाबिया का क्या? सुल्तान जो बचपन से तुम्हारे नाम पर बैठी है, मंगनी कोई ऐसा रिश्ता नहीं अम्मी के इसे पुख्ता समझ लिया जाए। ये बस दुनियावी और माशरती खेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मुझे किसी की परवाह करनी तो मेरी बीवी की, अम्मी जो मेरे निकाह में है। फ़रीन बेगम के गुस्से पर सुल्तान की नरमी और अकीदत जो कायम थी। सुल्तान ये तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या मुँह दिखाऊंगी भी नरमीन को? क्या जवाब दूंगी मैं इसे? फ़रीन बेगम गुस्से और सदमे से चिल्लाई, लेकिन सुल्तान ने इनके कंधों पर हाथ रखा। फ़िक्र मत करें अम्मी, मैं आपका सर खाला के सामने झुकने दूंगा। मैं खुद इनसे मौज़त करूँगा और यही नहीं, अनाबे के लिए अच्छा लड़का तलाश करके इसकी शादी मैं खुद करवाऊँगा। सुल्तान ने वादा किया, लेकिन फ़रीन बेगम को मुतमईन कर पाया। मेरा क्या सुल्तान, मैंने तो तुम्हारे और शमान दोनों के लिए अपनी भांजियों को सोचा था कि यहाँ आकर गैर लड़कियाँ मेरा जीना हराम करेंगी। इससे बेहतर कि मैं अपनी भांजियों को ले आई, जिन्हें अपनी खाला का एहसास तो होगा। लेकिन किस्मत देखो ना, शमान को मेरी ख्वाहिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ना ही तुम्हें पड़ता है क्या? यही दिन देखने के लिए मैंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था सुल्तान। फ़रीन बेगम रोते हुए सुल्तान का सर शर्मिंदगी से झुक गया, लेकिन इससे कुछ कहा नहीं। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, आपकी हर ख्वाहिश सर आँखों पे, लेकिन मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। सुल्तान ने आजिज़ी से कहा और उनके हाथ पकड़ लिए। और आप फ़िक्र मत करें अम्मी, कनीज़ और आन भाभी दोनों आपकी बहुत खिदमत करेंगी, आपकी इज़्ज़त करेंगी। आप बस इन्हें मौका दें। सुल्तान ने इन्हें समझाया, लेकिन फ़रीन बेगम को मामला अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस होता। माँ भी आप की तरह तड़प गई। सुल्तान मलिक, माँ का हुक्म मानना बेटे का फ़र्ज़ है, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। फिर फ़रीन बेगम उन्हें गुस्से से कहा, लेकिन सुल्तान अभी भी नहीं इनके सामने सर झुकाए बैठा था। हाँ अब बिल्कुल अम्मी, आपका हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन जब बात किसी के हक़ की आए तो मैं किसी के कहने पर किसी की हक़ तलफ़ी नहीं कर सकता अम्मी, आपकी भी नहीं। सुल्तान की बात पर फ़रीन बेगम ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची। वैसे भी अम्मी, मुझे मेरी मर्ज़ी से शादी करने का हक़ देता है मेरा दीन, और इस मामले में मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आप भी नहीं। ये कहते हुए ना तो सुल्तान के लहजे में कोई गुस्सा था, ना ही बदतमीज़ी, बल्कि इसने इंतहाई आज़ी से इन्हें अपने हक़ से आगाह किया। अब अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ? सुल्तान के सवाल पर फ़रीन बेगम ने अफ़सोस से इसकी जानिब देखा। जब अपनी ही मर्ज़ी करनी तो जो मर्ज़ी करते फिरो। सुल्तान ने एक बात याद रखना, माँ को नाखुश करके तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। इतना कह के फ़रीन बेगम वहाँ से चली गई और सुल्तान पर अपनी माँ को दुखी करने का पछतावा हावी होने लगा। तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा करने के बाद भी अगर वो खुश ना हो सुल्तान, तो ये इनकी नाशुक्री है। अम्मा भी के कहे अल्फाज याद करके सुल्तान ने गहरा सांस लिया और कार की चाबियां पकड़ता हवेली से बाहर निकल गया। फिलहाल इसे अपनी बीवी को तलाश करना था। अज़म वीज़ा के डिस्चार्ज होते ही इसे हवेली वापस ले आया था। अभी इसने इसे कमरे में ले जाकर सूप पिलाया था और दवाई देने के बाद उसको साय की तरह इसके साथ रहने की तलकीन करके खुद गुलाम के पास आ गया। कहा है मेरा दुश्मन गुलाम, तो मैं कहा था ना वापस आते वो मुझे चाहिए। अज़म की बात पर गुलाम का सर झुका गया। मैंने इसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की अज़म, लेकिन बाहर से कोई भी हवेली में दाखिल नहीं हुआ। इसलिए शायद हमारे ही किसी मुलाजिम ने हरकत पैसों के लालच में की है, लेकिन वो कौन है ये पता नहीं लगा पाया। गुलाम की बात पर अज़म अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया। तो ठीक है, सब मुलाजमों
को हवेली के काम से निकाल कर डेरे और खेतों के काम दे दो। हवेली में बस वही मुलाजिम रहेंगे जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, बाकी वही हवेली का निज़ाम देखेंगे। जब तक मैं अपने दुश्मन की गर्दन तक नहीं पहुँच जाता। गुलाम ने हामी सर हिलाया तो अज़म वापस लीजा के पास जाने लगा, लेकिन तभी एक मुलाजिम घबराया से अज़म के पास आया। चौधरी जी बाहर शाहिद मलिक साहब आए हैं, वो चौधरी जी से मिलना चाहते हैं फ़ौरन। मुलाजिम की बात पर गुलाम ने हैरत से अज़म की तरफ जानिब देखा। दोनों के ज़हन में बस एक ही सवाल था, भला शाहिद मलिक कब वापस आया, भेजो इन्हें। मुलाजिम हाँ में सर हिला के चला गया। थोड़ी ही देर के बाद शाहिद मलिक परेशानी के हाल में वहाँ आए। लीजा कहाँ है? शाहिद की आवाज़ से परेशानी साफ झलक रही थी। लीजा ने शाहिद मलिक अज़म चौधरी पर मत भूलो कि इस हवेली की चौधराइन है वो। अज़म ने लीजा अपनी मलकियत साबित करते हुए शाहिद मलिक को याद दिलाना चाहा कि वो सिर्फ इसकी है। इस वक्त मैं बहस नहीं करना चाहता। अज़म कहाँ है मेरी बच्ची? शाहिद की बेचैनी को देखते हुए अज़म ने गहरा सांस लिया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। शायद अज़म की हमराही में इस कमरे तक आया जहाँ लीजा आराम कर रही थी। शाहिद की नज़र बैठ के बैग से टेक लगाकर नींदराज लीजा पे पड़ी तो जल्दी से उसके पास गया, उसके पास बैठकर अपने सीने से लगा लिया। लीजा मेरी जान, अब कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मुझे बताओ। शायद बेचैनी से इसका चेहरा हाथों में थामकर इसे देखते हुए कहने लगा, जबकि नम आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। रूब लीजा से दूर होकर अज़म से ज़रा फासले पे खड़ी हो गई। तुम जानती हो जब तुम्हारी हालत का पता चला तो मेरे दिल पे क्या गुजरी? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बच्ची पे क्या बीत रही है। अगर अरशमान मुझे फ़ोन करके नहीं बता तो शायद मुझे पता ही नहीं था। शायद की आवाज़ से बाकायदा आंसू से रोन चुकी थी, जबकि अज़म सीने पे हाथ बांधे हुआ खड़ा लीजा को देख रहा था जो अपने बाप की बात सुन रही थी। रूब हर बात आहिस्ता से अज़म को उर्दू में बता रही थी। मानता हूँ तुमसे गलती हुई है लीजा, लेकिन मैं जज्बात में आकर तुम्हें बहुत सख्त सज़ा देगी और इसका एहसास मुझे आज हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो मेरा बच्चा। शाहिद ने लीजा के सामने अपने हाथ जोड़े, लेकिन लीजा बस मुर्दा आंखों से देखती जा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद सज़ा नहीं दूंगा, एक पल के लिए तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वापस कनाडा लेकर जा रहा हूँ लीजा। शाहिद की बात पर रूप का रंग फ़र्क हो गया। इसने एक सहमी निगाह अज़म पर डालकर उसे शाहिद की बात और उर्दू में बताती, लेकिन फिर भी अज़म के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया था। चलोगी ना अपने डैड को माफ़ करके इनके साथ? शाहिद ने अपना हाथ लीजा के सामने किया तो लीजा इन कितनी देर अपने सामने फैले अपने बाप के हाथ को देखती रही। फिर इसने कमज़ोर सा हाथ उठाकर शाहिद के हाथ पे रख दिया तो शाहिद के होठों पर मुस्कुराहट आई, जबकि अज़म की आंखों में जुनून उतर आया था। वो इसे दूर होने का सोच भी कैसे सकती थी? क्या वो नहीं जानती थी कि वो सर से लेकर पैर तक सिर्फ और सिर्फ अज़म चौधरी की थी? लीजा के हाथ थाम लेने पे शायद मुस्कुराया, लेकिन अगले ही लम्हे लीजा ने इनका हाथ बुरी तरह से झटक दिया। शायद ने हैरत से अपनी बेटी को देखा। यू नो व्हाट डैड, मुझे लगता था कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी। वो इंसान अच्छा बाप कैसे हो सकता है जो अपनी औलाद से प्यार ही ना करता हो? लीजा की बात पे शायद हैरत से इसे देखने लगी। रूप ने सारी बात अज़म को उर्दू में बता दी, जो अभी भी संजीदगी से सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। आपको क्या लगा कि मैं आन हूँ जो आप कुछ भी करके बाद में माफ़ी मांगेगा और मैं आला ज़र्ब करके मुजाहरा करती आपको माफ़ कर दूंगी? नो डैड, मैं लीजा हूँ जिसकी परवरिश अफसोस से आपने और मम्मा ने ही की थी। मैं आपको माफ़ करने नहीं करने वाली। लीजा ने नम आंखों से नहीं देखते हुए कहा, जिनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। आपने कभी फैसला लेने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे फैसले से किसी के दिल पे क्या गुजरेगी? वो किया जो आपका दिल किया, इसलिए पहले अपनी पहल बी को खुद से बदगुमान किया, फिर आन को और अब मुझे। लीजा ने शाही से नजरें हटा कर अज़म को देखा, जिसे देखते ही नम आंखों से मुस्कुरा दी। इसे मेरी किस्मत या किसी की अच्छाई समझे डैड, लेकिन आप मुझे जो ज़िंदगी ज़बरदस्ती मुझ पर मुसलत करके गए थे, अब मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। लीजा की बात पर रूप के होठों पे एक मुस्कुराहट है। इसने सारी बात अज़म को बता दी। मुझे अब यही रहना डैड, क्योंकि यहाँ से किसी ने मुझे ऐसा बांध दिया कि यहाँ से कहीं जाऊँगी तो मर जाऊँगी। लीजा के अल्फाज ही नहीं बल्कि इसकी आंखों से अज़म के लिए मोहब्बत झलक रही थी, बेतहाशा मोहब्बत। आप जाएँ डैडा कनाडा वापस, अपने रिश्तों अपने प्यारों से दूर, इस दुनियावी ज़िंदगी के पीछे की जब कभी आपने मेरा मकसद भी बनाया था। लीजा ने वापस शाहिद की जानिब देखा, वो जिस सर झुकाए वहाँ बैठे थे, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वहाँ की वो आज़ादी, अय्याशी और खुशी कितनी आर्ज़ी है। अगर कुछ दायमी है तो सिर्फ मोहब्बत। और दुआ करते हुए डैड के काश आपको भी कभी ये बात समझ में आ जाए। शाहिद ने नम आंखों उठा के लीजा को देखा। लीजा नहीं डैड, गज़ल अज़म चौधरी। लीजा की सख्ती से कहने पे शाहिद की आंखें हैरत से फैल गई। बहुत मुश्किल से मिली है मेरी पहचान, मुझे किसी की अनायत है ये मुझ पर, अब मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। लीजा एक पल को रुकी, अभी शाहिद से ज़रा दूर होकर लेटते हुए खुद को कम्फर्ट में छुपा लिया। अब आप जाए, मुझे नींद आई है। इतना कहकर लीजा ने आंखें बंद कर ली। शायद हैरत से अपनी बेटी को देखते रहे, जिस पर न जाने शख्स ने क्या जादू किया था कि एक अनदेखी डोर से इसे मुकम्मल तौर पर खुद से बांध दिया था। काश वो जानते कि इसका जादू का नाम मोहब्बत है, जो दुश्मन को भी दुश्मन के घर फ़कीर बना देते हैं। शायद ने एक आखिरी निगाह इस पर डाली और उठकर वहाँ से जाने लगे, लेकिन जब नज़र दरवाजे पे खड़े अज़म पे पड़ी तो उसके पास आकर खड़े हो गए। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी अज़म, इस मोहब्बत की कदर करना। इतना कहकर शायद वहाँ से चले गए। अज़म कितनी देर वहाँ खड़ा लीजा को देखता रहा, जो अपनी आंखें मूंदे सोने की कोशिश कर रही थी। उस्तादनी जी, मुझे काम है आपसे, अगर मेरी बात सुने। अज़म रूप को देखकर कमरे से बाहर निकल गया और रूप मुस्कुरा दिया। इश्क का जादू दोनों की ही सर छोड़कर बोल रहा था।
शायद लीज़ा के पास से मुल्कों की हवेली में आए थे और अब अपनी माँ के कदम में बैठे अपनी हर खता इन्हें बताने के बाद आंसू बहाने में मसरूफ़ थे। मैं हमेशा से बहुत खुदगर्ज़ रहा, अपनी अम्मी, अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश के अलावा किसी का नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि असली मोहब्बत इम्तिहान माँगती है, कुर्बानियाँ माँगती है और मैं कभी कुछ कुर्बान करने को तैयार ही नहीं हुआ। शाहिद ने रोते हुए कहा और अम्मा भी संजीदगी से अपने बेटे को देख रही थी, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ इंसान लग रहा था। इसलिए खुद से मुंसलिक हर रिश्ते को तकलीफ दी। अम्मी, मैंने आपको, आन को, लीज़ा को शायद एक पल को रुके, फिर आँखों में करप सा समा गया और सबसे ज़्यादा शमा को। शमा का ज़िक्र करते शायद सिसक के रो दिए। मेरी कभी बख्शिश नहीं होगी अम्मी, ना मुझे अल्लाह माफ़ करेगा, ना ही मेरे बच्चे, मुझे कभी माफ़ी मिलेगी। इतना कहकर शायद फूट-फूट कर रोने लगी और अम्मा भी बस बेबसी से इन्हें देखती जा रही थी। वो इन्हें कहती भी क्या, खुद को बर्बाद भी तो उन्होंने खुद ही किया था। बस कर दो शाहिद, सब्र से काम लो, जब ख़ता ही कर चुके हो तो नतीजा सहने की बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर। अम्मा भी ने शाहिद के सर पे हाथ रख कर कहा, लेकिन इनके रोने में कोई कमी नहीं आई थी। मैं क्या करूँ अम्मी, कैसे सब्र करूँ? मेरी बेटियाँ मुझसे नफ़रत करने लगी हैं, मैं क्या करूँ मैं? शाहिद ने अपने बाल हाथों में पकड़ कर रोते हुए पूछा, माफ़ी माँगो इनसे शाहिद, इन्हें वो मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दो जिनकी वो हकदार है। ख़ास तौर पे आन, लीज़ा ने तो फिर भी तुम्हारी मोहब्बत देखी है, लेकिन शायद आन ने बस तुम्हारी बेरुख़ी देखी है। अब इसे अपनी मोहब्बत भी तो दिखाओ। अम्मा भी की बात को समझते हुए शाहिद के आँसू आँखों में ही ठहर गए। उन्होंने इस बारे में सोचकर अपना आँसू पोंछकर अम्मा भी को देखा। आन कहाँ है अम्मी, मुझे इससे मिलना है, बात करनी है। अम्मा भी ने आज पहली मर्तबा शाहिद के अंदर अपनी बेटी के लिए इस कदर बेचैनी देखी थी। वो यहाँ नहीं है, शायद लाहौर है। उस्मान ने इसे वहाँ नौकरी दिलवाई और वो वहीं हॉस्पिटल में रहती है। शाहिद ने हैरत से अम्मा भी को देखा, लेकिन क्यों अम्मी, अशमान ने इसके लिए यहाँ हॉस्पिटल बनाया था ना, फिर वो वहाँ क्यों रहती है? ये मियाँ बीवी का मामला है, शायद मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। अम्मा भी की बात से शाहिद की चेहरे की रौनक मानन पड़ गई। तुम परेशान मत हो, मैं अरशमान को कहती हूँ आन को कुछ अरसे के लिए यहाँ तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आए। इतना कहकर अम्मा ने मुलाज़िमा को आवाज़ दी और उसे अरशमान को बुलाने का कहा। कुछ देर के बाद अरशमान इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुआ। आपने बुलाया था? अरशमान के पूछने पर अम्मा ने इसे अपने पास बैठने को इशारा किया। अरशमान फ़ौरन के पास बैठ गया। अरशमान, मैं चाहती हूँ तुम आन को वापस लेकर आओ, शायद इससे मिलना चाहता है। अरशमान ने एक नज़र शाहिद को देखकर गहरा सांस लिया। लेकिन अम्मी, इसकी वहाँ नई नौकरी लगी है, इतनी जल्दी में से कैसे वापस ले आओ? अरशमान ने बहाना करने की कोशिश की। ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है, बस ये मेरा हुक्म है कि तुम इसे जल्द से जल्द यहाँ वापस लेकर आओ। अम्मा भी का ये हुक्म अशमान को परेशान कर गया। वो इन्हें कैसे बताता कि इसने आन को वहाँ इसकी हिफाजत के लिए छोड़ा है और वो अम्मा भी का हुक्म भी नहीं टाल सकता था। जी अम्मा भी। अशमान इतना कहकर वहाँ से चला गया तो अम्मा भी शाहिद को देखकर मुस्कुरा दी। मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम अपनी सारी गलतियों का अज़ाला ज़रूर करोगे, आन को मोहब्बत व चाहत ज़रूर दोगे जिस पर इसका बचपन से हक है। शाहिद ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और बेचैनी से अम्मा भी के हाथ में अपने हाथ थाम लिए। वादा करता हूँ अम्मी, वादा करता हूँ। शाहिद ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर ही रहेगा, फिर चाहे इसके लिए इन्हें अपनी बेटी के कदमों में ही क्यों ना झुकना पड़ता। जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जाओ सुदरान जी, आपके शौहर का हुक्म है कि आपने इनके साथ जाना है। रूप ने एक डिब्बा लीज़ा के सामने करते हुए कहा तो लीज़ा ने हैरत से इसकी जानिब देखा, फिर डिब्बा हाथ में पकड़कर खोला तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि इसके अंदर सिल्वर कलर का एक इंतहाई खूबसूरत फ्रॉक था जिसकी चेस्ट पर सिल्वर मोतियों का नफीस काम हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा फुली हुई जाली और सिल्क के कपड़े में पैरों तक था। वाह, लीज़ा ने इस फ्रॉक को देखकर बेसाख्त तक और उठकर आईने के सामने आते हुए इसे खुद से लगाकर देखने लगी। क्या कुछ इतना खूबसूरत भी हो सकता है? लीज़ा के पूछने पर रूप हंस दी। हाँ बिल्कुल, आप हो सकती है ना, आप जाएँ चेंज करके आएँ, फिर तैयार भी तो होना है। लीज़ा ने हाँ में सर हिलाया और फ्रॉक पकड़कर वॉशरूम में चली गई। शॉवर लेकर वो बारबी फ्रॉक पहनने के बाद लीज़ा गीले बालों के साथ बाहर घूम कर रूप को देखने लगी। दाद देनी पड़ेगी चौधरी जी की पसंद को। रूप ने हल्की सी सीटी बजाकर कहा तो लीज़ा हंस दी और आईने के सामने आकर तैयार होने लगी। बाल सुखाने के बाद इसने बालों को कर्ल करके कमर पर बिखेरते फिर नफासत से मेकअप के करके खुद को सजाने लगी। छोटे-छोटे सिल्वर टॉप्स और मैचिंग पैंट से गले में पहनने के बाद लीज़ा ने मुस्कुराकर खुद को देखा। कमज़ोरी से इसके चेहरे पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी, लेकिन वो इस बात को महारत से मेकअप से छुपा गई थी। अब वो पहली वाली लीज़ा लग रही थी जो अपने उसकी बिजलियाँ किसी पर भी गिरा सकती थी। माशाअल्लाह चौधरानी जी, किसी की नज़र ना लगे आपको। रूप की बात पे लीज़ा मुस्कुरा दी। तभी एक मुलाज़िमा वहाँ आई। चौधरी जी तैयार हो गई हैं तो गुलाम भाई इन्हें बाहर बुला रहे हैं। मुलाज़िमा ने एक लाल रंग की चादर रूप की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो रूप ने चादर पकड़ी कर मुस्कुराते हुए लीज़ा के फ्रॉक के स्लीवलेस बाजू को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि आज़म चौधरी किसी गैर मर्द की निगाह अपनी मलकियत पे पड़ने देता? रूप ने वो चादर लीज़ा के ऊपर उड़ा दी और इसे अपने साथ बाहर लेकर आई जहाँ गुलाम बड़ी गाड़ी के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। लीज़ा के साथ आती रूप को देखकर गुलाम के होठों पे एक मुस्कुराहट आई। आप भी तैयार हो जाती उस्तादनी जी? रूप ने हैरत से आंखें फैलाकर गुलाम को देखा। क्यों जी, डेट पर तो चौधरी जी लेकर जा रहे हैं ना। चौधरानी जी मैं पागल हूँ जो यूं ही तैयार होकर बैठ जाती। रूप ने मुंह बनाकर कहा और लीज़ा की कार में बैठने में मदद करने लगी। आप चलने को तैयार हो तो होंगी
گی جو کہ کب سے انتظار ہے، منتظر ہے آپ کو دنیا سے دور لے جانے کو۔ روب لیزا کا فراک کا گاڑی میں سیٹ کر رہی تھی جب غلام نے سچے کا سچ سی آ بھرتے ہوئے کہا، کچھ کہا آپ نے؟ روب کے پوچھنے پہ غلام نے ہنس کر انکار میں سر ہلایا تو روب منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی اور غلام ہنستا ہوا عزم کی امانت کو تک پہنچانے چل دیا۔ گاڑی ایک جگہ پہ رکی تو لیزا نے حیرت سے گاڑی سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات کے سائے آسمان پر لہرا رہے تھے اور کھلے میدان میں سلور اور گرے رنگ کے پردے لگا کر ایک ٹینٹ بنایا گیا تھا جسے سجاتی سفید رنگ کی لائٹیں ایک انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ لیزا کار میں سے نکلی تو اس کے پیر لال رنگ کے کارپیٹ پر پڑے۔ لیزا خواب سی کیفیت میں چلتی اس ٹینٹ کی جانب چلتی پڑی جو اس کا سارا پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی سے نکلتے غلام گاڑی لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ لیزا نے اپنے سامنے موجود سلور پردے ہٹائے تو نظر اسٹینڈ کے اندر کے منظر پڑی۔ زمین پر گرے کلر کا کارپیٹ پڑا ہوا تھا جس نے لیزا کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ ٹینٹ کے سینٹر میں موجود میز اور 2 کرسیاں تھیں۔ لیزا میز کے پاس گئی تو نظر اس پہ پڑے سفید گلابوں کے گلدستے پہ پڑی۔ لیزا نے گلدستہ اٹھا کر اپنے ناک کے پاس کیا، مسکرا دی۔ تبھی کسی نے اپنے ہاتھ اس کی نازک کمر پر رکھے تو لیزا کے ہونٹوں کو شرمیلی مسکراہٹ نے چھوا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے ایسا کرنے کی ضرورت کسی کی بھی نہ تھی۔ اپنے ہاتھوں میں دعاؤں کی طرح اٹھا لوں تم کو، مل جاؤ تو خزانوں کی طرح چھپا لوں تم کو۔ اپنے کان پر عزم کی سانسوں کی حرارت اور سرگوشی محسوس کر لیزا کے ہاتھوں میں نمی آ گئی۔ اچانک ہی عزم نے اس کو کندھے سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ پکڑ کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ عزم نے مسکراتی نظروں سے جھکا ہوا چہرہ دیکھا، پھر اس کے گرد لپٹی چادر اتار کر سائڈ پہ رکھ دی۔ اب اپنے محرم تک پہنچا دی گئی ہو تم، اس پردے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ عزم نے اسے چہر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگی تھی۔ لیزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے۔ آج تو وہ بہت کنفیوز نہیں ہوتی، اس لیے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی انگلی میں پہنی انگوٹھی گھماتی رہی۔ آج میرے سوا کسی کو مت دیکھو میری جان، کسی کو مت چھوئے، باخدا اس انگوٹھی سے بھی جلن ہو رہی ہے مجھے۔ عزم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا تو لیزا ہکی بکی سی عزم کو دیکھنے لگی۔ آج تک اس نے عزم کو شلوار میں دیکھا تھا لیکن آج وہ گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا جبکہ سفید شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ اس نئے روپ میں لیزا کو لگ رہا تھا کہ اس سے خوبصورت بھی اس نے آج تک نہیں دیکھا۔ لیزا کو یوں ہلکے چپکائے بنا اسے دیکھتا پا کر عزم مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائے، مدہوش تو مجھے ہونا تھا چوزی تمہارا یہ سن دے کر، اور یا تم مجھے ایسے دیکھ جیسے کھائی جاؤ گی۔ عزم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ لیزا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، پھر اس کا کالر پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ تم وہ نہیں ہو مسٹر جو تم دکھائی دیتے ہو، ضرورت سے زیادہ چالاک ہو تم۔ لیزا کی باتوں میں عزم مسکرا دیا، مجھے تمہاری انگریزی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی چوزی، نو انڈرسٹینڈ۔ عزم کی بات کو سمجھ کر لیزا کی آنکھیں مزید سکڑ گئیں۔ اس دن ایمبولینس میں تو میری ہر بات سمجھ رہی تھی، تمہیں کہا مجھے اپنی بھاؤں میں لے لو تو لے لیا، کہا ہاتھ تھامو تو تھام لیا، اگر انگلش نہیں آتی تو کیسے سمجھ گیا؟ لیزا کے پوچھنے پر عزم بس مسکرا دیا تو لیزا نے دانت کھچکایا، اوکے نہیں بتانا مجھے تو چلی جاتی ہوں، میرے یہاں رکنے کا کیا مقصد، بلکہ ڈیڈ کے پاس ہی چلی جاتی ہوں۔ لیزا نے اسے دور ہونے کی کوشش کی کیے بغیر کہا، لیکن اب کی بار عزم کی آنکھوں میں جنون اترا تھا، دور جا کر تو بتاؤ تم جان لے لوں گا تمہاری۔ عزم نے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو لیزا مسکرا دی، تمہیں کیسے پتہ چلا میں جانے کی بات کر رہی ہوں؟ لیزا کی چالاکی سمجھ کر عزم کی ہونٹ مسکرا دی، لیکن اس نے لیزا کو جواب دینے کی بجائے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی شدید گرفت میں لے لیا تو لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ عزم کی گرفت میں کانپ کے رہ گئی۔ اسے اپنا جنون دکھانے کے بعد عزم اس کے ہونٹوں سے دور اور انگوٹھے سے اس کا لال ہوا نچلا ہونٹ سلانے لگا۔ You are the sweeter than honey, love, save yourself or you will eat you whole۔ عزم کی اتنی اچھی انگلش میں بات کہنے پر لیزا کی حیرت سے بہل گئی۔ تمہیں انگلش بولنے آتی ہے؟ لیزا کی حیرت پر عزم نے کہکمہ لگا کر ہنس دیا، ہاں میری جان آتی ہے، شاید تم سے بھی زیادہ اچھی انگلش بولنی آتی ہے۔ عزم نے ایک آنکھ ونک کر کے دوبارہ انگلش میں کہا تو لیزا کو لگا وہ حیرت سے بے ہوش ہو جائے گی۔ کب سے؟ پچھلے 10 سال سے۔ یہ بات لیزا کے لیے مزید حیران کن ثابت ہوئی۔ تو سب کو کیوں لگتا ہے کہ تم انگلش نہیں بول سکتے؟ او گاڈ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز بتاؤ مجھے۔ لیزا کی بے چینی سے بری حالت ہو رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر عزم بے ساختہ ہنس دیا۔ میرے بابا نے اپنی وفات سے پہلے میرا ایڈمیشن شہر کے بڑے اسکول میں کروانا چاہا اور ان کے جانے کے بعد میرا ایڈمیشن بھی وہاں ہو گیا۔ عزم ایک پل کو رکا اور اس کے چہرے پر افسردگی آئی تھی۔ میرے بابا کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھوں، لیکن میں نے ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی، مگر ان کے دور جانے کے بعد ان کی اس خواہش کو اپنی خواہش بنا لیا اور اس بات کو سب سے راز رکھ کر شہر پڑھنے جاتا رہا۔ عزم پوری بات بتا کر پھر سے مسکرا دیا، لیکن لیزا ابھی بھی مطمئن ہوئی، لیکن تم نے یہ بات سب سے کیوں چھپائی؟ آتا ہے کہ غلام سے بھی؟ پہلے تو مجھے عجیب لگا
अपने इतना बड़ा होने के बाद पढ़ाई करना इसलिए नहीं बताया, लेकिन बाद में सोचा क्यों ना अपने अनपढ़ होने का दिखावा करके लोगों की वफादारियां आजमा लूं। अज़म की आंखें शरारत से चमक रही थी। ओ गॉड, कितना पढ़े हो तुम? लीजा ने मजीद बेचैनी से पूछा। उसकी ये हालत अज़म को बहुत मज़ा दे रही थी। ज़्यादा नहीं, बस साइकोलॉजी में मास्टर किया ताकि समझ सकूं कि अगले के दिमाग में चल क्या रहा है। अज़म की बात पर लीजा को लगा वो बेहोश हो जाएगी। इसे अपने शुरू के दिन याद आने लगे जब वो कितनी बहादुरी से इसे गालियां निकालती थी। यानी तो वो सब समझते थे जो मैं कहती थी? लीजा ने हिचकिचाते हुए कहा। तो आज़म हंस दिया। हाँ ना, मेरी रासलीनी नहीं तुम्हारा वो मुझे पागल सन की कमीना कहना कैसे भूल सकता हूँ भला। आज़म की बात पे लीजा का दिल किया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। सॉरी, लीजा ने साथ से शर्मिंदगी से कहा। तो आज़म ने इसे अपने करीब कर लिया। कोई बात नहीं मेरी चूजी, तुम्हारा हर अंदाज दिल को खाली कर घायल करता है। चाहो तो अभी मुझे गालियाँ निकाल कर देख लो, लेकिन जवाब में मैं बस इन होठों को चूमूंगा ही। आज़म ने इसके होठों के करीब होते हुए कहा। तो इसकी बात पे लीजा कपकपा के रह गई। अब अज़म इसे अपनी बाहों में लिए चेहरा अपने इसके बालों पे पीछे पाता इसकी खुशबू अंदर उतार रहा था। तुम्हें तो इंग्लिश आती है ना, तो मुझे उर्दू सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इस अनोखी फरमाइश पे अज़म ने सीकरदम से चेहरा निकाल कर हैरत से देखा। सच में बहुत मुश्किल है, इसके तो अल्फ़ाबेट सीखने में पूरा हफ्ता लगा है मुझे। लीजा ने वजाहत देना चाहिए, लेकिन फिर अज़म को कैक में लगाकर हंसता देखा अपना मुँह सोकर रह गई। उर्दू तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी मेरी चूज़ी। अब मुझे अपने बच्चों को तुम्हारी तरह अंग्रेज़ तो बनाना थोड़ी है। हाँ, अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो बस इतना है कि स्थानी जी की जगह अब मैं खुद तुम्हें उर्दू सिखाऊँगा। बाख़ुदा 2 महीने में उन्होंने तुम्हें बस अल्फ़ाबेट सिखाए, पूरी उर्दू सिखाते-सिखाते तो बूढ़ा कर देंगी। अज़म की पहली बात पर जहाँ ज़िलक लीज़ा को खुशगवार है रोती थी, वहीं से दूसरी बात उसने हँसते हुए अपना सर अज़म के सीने पर रख दिया। अज़म ने इसके गिर्द अपने बाजू लिपटते हुए पूछा, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती थी, तुम्हारी हर बात सुनना और समझना चाहती थी। अब जब हम एक-दूसरे की बात समझते तो दिल कर रहा है हर बात अभी कह दूँ तो कह दो। अज़म ने इसके बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। अज़म, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर इसकी बात पूरी होने से पहले अज़म ने इसकी गर्दन के पीछे से पकड़कर इसका सर ऊँचा किया और इंतहाई शिद्दत से इसके नाज़ुक होठों पे झुक गया। लीज़ा बस इसकी गिरफ्त में काँपने के अलावा कुछ ना कर पाई। अपना दिल भर जाने पर अज़म से दूर और आँखें सिकुड़ कर इसके होठों को देखने लगा। उफ़, तुम्हारी ये होठ मुझे अपना शराबी बना लेंगी, जूसी जूसी, बस दिल करता है मेरे होठ इनसे उलझे रहें। अज़म की बात पे लीज़ा अपनी आँखें ज़ोर से मीच गई, लेकिन फिर इसने मुँह बसोर कर अज़म को देखा। तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती तो ना आती तो अच्छा था। इस बात पर अज़म फिर से हँस दिया और उसका सर अपने सीने पे रख लिया। अब तुम्हें झेलना पड़ेगा मेरी बातों को भी और मुझे ये भी। बस जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाओ ताकि अपना हरक तुमसे सूद समेत वसील हासिल कर सकूँ। लीज़ा इस पर अपना दहकता चेहरा इसके सीने में छिपा लिया। चलो आओ, अब खाना लग गया होगा, खाना खाते फिर तुम्हारी दवाई का वक़्त हो रहा है। अज़म ने इसकी चादर इसके गिर्द लिपटा कर अपने साथ लगाते टाइम से बाहर जाने लगा और लीज़ा भी इसके साथ खुशी चल दी। अपनी ज़िंदगी की इस नई राह पर वो अज़म के साथ चलने को बाखुशी तैयार थी। अज़म नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद हिज़्ब में मामूलूब कसरत करने के बाद अपने मालूमात देखने के बाद तैयार होने लगा। कल रात वहाँ से वापस आने के बाद भी लीज़ा आधी रात इसके साथ बैठकर बातें करती रही और अज़म उसकी सेहत की परवाह थी इसलिए इसे होश सोने का कहा, लेकिन इसका दिल तो इससे कितनी ही बातें करने का कर रहा था। आखिरकार अज़म ने इसे अपने भाव में लेकर इसे धमकी दी कि अगर वो नहीं सोए तो अज़म भी अपना हक ले लेगा। इसका इतना कहना था कि लीज़ा इसकी शर्ट अपनी मुट्ठी में लेकर फ़ौरन आके ज़ोर से खींच कर सोने लगी। अपनी चूज़ी को याद करके अज़म के होठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। चौधरी जी, शमान मलिक आपसे मिलने आए हैं। मुलाजिम की आवाज़ ने अज़म का ध्यान हटाया तो अज़म ने संजीदगी से हाँ में सर हिलाया। कुछ देर के बाद अरशमान वहाँ आया, जिसे अज़म ने अपने सामने बैठने का इशारा किया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है अरशमान? अज़म ने उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी को देखते हुए पूछा। अम्मा भी चाहती है मैं आन को गाँव वापस ले आऊँ? तो अज़म ने आम से अंदाज में पूछा, लेकिन अभी तक इस दुश्मन का कुछ भी पता ना चला। अज़म, अगर इसने आन को कुछ कर दिया तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ अज़म, लेकिन इस पर हल्की सी आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरशमान ने बेबसी से कहा तो अज़म उठकर इसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और ऐसे हमें कुछ पता चलेगा भी नहीं तो क्या करे अज़म, ना जाने कौन है वो शातिर इंसान, खुद तक पहुँचने की हर राह मिटा दी इसने। अरशमान की बात पर अज़म गहरी सोच में डूब गया। हम वही करेंगे अरशमान जो वो चाहता है। अरशमान ने हैरत से इसकी जानिब देखा। वो इस बात से डर है कि हम दोनों एक होकर से तलाश ना कर ले और हम इसके किसी खौफ पर वार करेंगे फिर वो एक गलती करके खुद ही सामने आ जाएगा। अज़म की बात पर अरशमान गहरी सोच में डूब गया। तुम आन को वापस लाओ अरशमान और मैं भी वहाँ आता हूँ, हम इसे दिखा देंगे। इसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। अशमा ने कुछ सोचकर हामी सर हिलाया, लेकिन क्योंकि जो बात अज़म कहता इसमें हिकमत अमली थी। इनका एक होना ही इनकी ताकत और इनके दुश्मन की कमज़ोरी थी।
सुबह के 10 बज रहे थे। अज़म अपने घर के हॉल में सोफ़े पे बैठा, जबकि इसकी हर तरफ भगदड़ मची थी। वो मुफ्ती भी क्यों ना, इसकी बीवी पहली बार इसके लिए नाश्ता बना रही थी, जिसका इंतज़ार अज़म पिछले 1 घंटे से कर रहा था। कहीं ये पाए नान तो बनाने नहीं बैठ गए, इतना वक़्त तो इनको बनाने में भी नहीं लगता। अज़म ने अपनी घड़ी की जानिब देखते हुए गहरा साँस लेकर सोचा, लेकिन फिर नाश्ता का नाम शाकार तैयार हो ही गया। लीज़ा एक मुलाज़िमा और रूप के हमरा 3-4 प्लेटें लेकर वहाँ आई। अज़म हैरत से अपने सामने मौजूद प्लेटों को देखने लगा, जिनमें से एक में तो ब्रेड के 2 पीसों के दरमियान खीरे और टमाटर रखकर सैंडविच बनाया गया था, जबकि दूसरी प्लेट में एक फ्राई अंडा था और तीसरी प्लेट में फूलों की शेप में फ्रूट्स को छोटा-छोटा काट कर मिक्स किया गया था। अज़म ने उम्मीद से आखिरी प्लेट को देखा, जिसमें चॉकलेट सिरप की एक लाइन गिराकर इसके ऊपर एक ब्राउनी रखी गई थी। "इसे मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया अज़म, तुम्हें पसंद आया?" लीज़ा की उम्मीद से भरपूर आवाज़ अज़म के कानों में पड़ी तो मुस्कुरा दिया। इसका दिल तो कहता है कि देसी घी के 2-3 पराठे खाने वाले आदमी का इस सब से क्या बनेगा, लेकिन ऐसा कहकर वो अपनी बीवी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब करने वाला नहीं था। चौधरान जी कहते कि ये सब उन्होंने ख़ास आपके लिए बनाया, तो बताएं कैसा लगा आपको? रूप ने अज़म की आसानी के लिए उर्दू बोलते अज़म के होंठ मुस्कुरा दिए। इसने सैंडविच पकड़कर इसकी एक बाइट और बहुत मुश्किल से खीरे के जायके पर अपना मुँह बनाने से रोका, क्योंकि इसे खीरा बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे दिल के चैन, ऐसा हो सकता है तुम कुछ बनाओ और अच्छा ना बने? अज़म ने इंग्लिश में कहा तो रूप ने मुस्कुराकर लीज़ा को देखा। ही इज़ सेइंग दैट। रूप ने इतना ही कहा कि जब इसे एहसास हुआ कि अज़म ने पहली बात इंग्लिश में कही है। इस एहसास पर रूप का मुँह हैरत से खुल गया, जबकि इसके चेहरे के तासुरात देखकर लीज़ा भी हँस छूट गई। आपने इंग्लिश बोलना कब सीखी?" रूप ने हैरत से पूछा तो अज़म ने हँसते हुए हाथ में पकड़े सैंडविच का बाइट लिया। "अब आप तो मेरी बीवी को उर्दू सिखाने नहीं पा रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं इंग्लिश सीख लूँ।" इतना कहकर अज़म ने एक और बाइट लेकर सैंडविच ख़त्म किया और लीज़ा की आँखें हैरत से फैल गई, क्योंकि वो सैंडविच सिर्फ़ 3 बाइट्स में ख़त्म कर चुका था। अब इसे एहसास हुआ था कि जो लीज़ा के लिए भरपूर नाश्ता था, वो अज़म के लिए बहुत कम था, क्योंकि इसके शौहर की भूख इससे कहीं ज़्यादा थी। लीज़ा ने सोच लिया था कि अगली बार वो बनाएगी जो इसका शौहर खाता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अपने फैसले पे कितनी जल्दी पछताने वाली थी। "इसका मतलब है मेरी नौकरी गई?" रूह का अंदाज़ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी अज़म को हँसी आ गई। "नौकरी क्यों गई? आप वापिस स्कूल बच्चों को पढ़ाएँगी ना?" "नहीं चौधरी जी, मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाना, मुझे तो पढ़ाना अच्छा भी नहीं लगता है। मैं यहाँ हवेली में किसी और को इंग्लिश सिखा दूँगी।" रूप ने बहुत बेचैनी से कहा और फिर वहाँ खड़ी मुलाज़िमा को देखा। "सुनो, तुम्हें इंग्लिश आती है?" मुलाज़िमा ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। "सीखोगी?" "नहीं उस्तादनी जी, मैं अंग्रेज़ी सीख कर क्या करूँगी? दोनों तो बर्तन ही हैं, कौन-सा मेरे अंग्रेज़ी बोलने से खुद धुल जाएँगे?" मुलाज़िमा की बात पर जहाँ अज़म हँसा था, वहीं रूप का मुँह बन गया। इसके नाश्ता ख़त्म करने पर गुलाम वहाँ पर आया, तो अज़म ने एक नज़र रूप को देखा, जो ऐसा लगा था कि रोने लग जाएगी। "आप फ़िक्र मत करें उस्तादनी जी, हमने आपके लिए नई नौकरी ढूँढी है जो आपको ताहयात करनी है, उम्मीद है कबूल होगी।" इतना कहकर अज़म ने गुलाम को देखा, "तुम उस्तादनी जी को इनके घर छोड़ आओ, गुलाम हम दोनों खुद चलेंगे।" गुलाम ने इस बात पर मुस्कुराकर रूप की जानिब देखा। "आ जाइए उस्तादनी जी, बाहर गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।" गुलाम तो ये कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन रूप नम आँखों से लीज़ा के गले से लग गई। "आई विल मिस यू सो मच लीज़ा।" इसकी अफ़सरदी पर लीज़ा मुस्कुरा दिया। अगर अज़म ने सारा प्लान इससे पहले ना बताया होता, तो वो भी अपनी इतनी प्यारी दोस्त के दूर जाने पर दुखी हो जाती। "आई विल मिस यू टू बेबी।" लीज़ा ने रूप का गाल चूमा तो रूप फूट-फूट कर रो दिया। अपने कमरे में जा सामान पैक करने चली गई। अज़म ने मुलाज़िमा को वहाँ से जाने का इशारा किया और लीज़ा का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लिया। लीज़ा ने इसकी प्लेट की जानिब देखा, जहाँ से वो अंडा, सैंडविच, फ्रूट्स खा चुका था, जबकि ब्राउनी अभी भी वहीं मौजूद थी। "आज मैंने तुम्हारे लिए मीठा भी बनाया था, लेकिन तुमने खाया नहीं।" अज़म ने मुस्कुराकर इस ब्राउनी को देखा, उसे उठाकर लीज़ा के होठों के पास ले गया। लीज़ा ने हैरत से देखा और मुँह खोलकर वो ब्राउनी खा ली, क्योंकि मुझे बस एक मीठे की तलब रह गई मेरी जान, और वो मैं सुबह उठते ही चख चुका हूँ। अज़म ने इसके कान में सरगोशी की तो लीज़ा का चेहरा गुलाबी हो गया। इसे सुबह का मंज़र याद आया, जब इसकी आँख अपने होठों पर शिद्दत भरा लफ्ज़ महसूस करके खुली थी। "तुम बहुत बेहया हो।" लीज़ा ने दहकता चेहरा इसके सीने में छुपाते कहा, तो अज़म हँस दिया। "बेहाई तो अभी दिखानी है मेरे मन की चैन, बस ज़रा रुक जाओ।" आज़म ने इसका चेहरा अपने सीने से निकाला और उसकी छोटी सी नाक चूमकर कहा, "अब तैयार हो जाओ, तुम्हें लेकर कहीं जाना है।" "कहाँ? बस है एक सरप्राइज़, तुम तैयार हो जाओ और गुलाबी रंग पहनना।" आज़म की फ़रमाइश पर लीज़ा मुस्कुरा दी, उठकर अपने कमरे में गई। वो तो एक मग़रिबी आज़ाद ख़याल लड़की थी, जो मर्द की बात मानना इसकी ग़ुलामी करने के मुताबिक समझती थी, लेकिन अब अलमारी में मौजूद कपड़े देखकर इसकी नज़र बस गुलाबी सूटों पर थी। आज़म ने इस ठहरी हुई लड़की को सख्ती करके तोड़ा नहीं था, बल्कि अपनी मोहब्बत से सीधा कर दिया था, और अब वो लड़की खुद को मुकम्मल तौर पर आज़म के रंग में ढाल चुकी थी, और यही इनकी मोहब्बत की जीत थी। गुलाम कार ड्राइव कर रहा था, जबकि गाड़ी में मुसलसल सूसू की आवाज़ आ रही थी। गुलाम ने गहरा सांस लेकर साथ वाली सीट पर बैठी रूह को देखा, जो तब से रोने का शुगल फरमा रही थी। "क्या हुआ उस्तादनी जी, क्यों रो रही हैं?"
रूप ने लाल होती आंखों से इसे देखा, जैसे वो पागल हो गया। एक तो वो लाल हुई कातलाना आंखें, और आज तो इन पर चश्मे के पहरा भी नहीं था। गुलाम को इन पर अपना दिल रुकता महसूस, तो उसने ध्यान हटाकर ड्राइविंग करने लगा। आपको नौकरी से निकाल कर घर भेज दिया जाए तो पता चलेगा कि रो क्यों रही हूँ। रूप की रोती हुई आवाज़ गाड़ी में गूंजी, और वो फिर से रोने लगी। तो क्या आपको ये नौकरी इतनी ही पसंद थी? और नहीं तो क्या, काम क्या था, बस लीजा के साथ घूमना, मजे करना, इससे बातें करना। फिर वो इतनी प्यारी सी गुड़िया है, पता है कितना मजा आता था इसे तैयार करने में। गुलाम को वो रोती हुई वो कोई बच्ची लग रही थी जिससे इसकी पसंद की गुड़िया छीन ली गई हो। लेकिन हमने तो आपके लिए अलहदा नौकरी ढूंढी, और उम्मीद है कि वो नौकरी आपको और ज़्यादा पसंद आएगी। गुलाम ने मैंने ख़याजी से कहा, तो रूप ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। अब कोई दूर नौकरी पसंद नहीं आनी मुझे, बल्कि अब मुझे जॉब ही नहीं करनी। लेकिन शादी तो करनी है ना? गुलाम ने अचानक पूछा। तो रूप ने हैरत से देखा था। शादी? लेकिन किससे? गुलाम इसके अंदाज पे कहकमा लगाकर हंस दिया। है एक नाची जिसे भाग गई हैं आप। रूप ने नासमझी से इस पागल आदमी को देखा जिसकी हर बात इसके सर पर से गुजर गई थी। अचानक ही गाड़ी रुकी, गली के बाहर रुकी, तो रूप ने इसकी जानिब देखा। अल्लाह हाफिज़, याद आएंगे आप सब। जवाब में गुलाम मुस्करा दिया। और हमारे जज्बात तो याद से बहुत ज़्यादा हैं उस्ताद जी, पता नहीं एक एक पल कैसे गुजरने वाला है। जी, गुलाम की सरगोशी पर रूप ने हैरत से देखा। कुछ नहीं उस्ताद जी, बस चंद दिनों के बाद मेरे घर वाले चौधरी जी आपके घर आएंगे, आपके बाबा से कुछ कीमती मांगने। उम्मीद है आपका जवाब हाँ में होगा। इतना कह गुलाम ने इसकी जानिब झुकते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। रूप जो इसे नासमझी से देख रही थी, इसकी बात समझ में आई तो पल भर में चेहरा लहू झलकाने लगा। फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल गई। तैयार रहेगा उस्तादनी जी, कोई आपको हमेशा के लिए नौकरी पर रखने को बहुत बेताब है। इतना कह के गुलाम ने एक आखिरी निगाह से गुलाबी हुए चेहरे पर डाली, वहाँ से चला गया। जबकि रूप कितनी देर वहाँ खड़ी इसके बारे में सोचती रही थी। वहाँ इसे उम्र भर की ये नौकरी मंजूर थी, क्योंकि ऐसे वो जब चाहती लीजा से मिल सकती थी। और वैसे भी चौधरी जी का वो मुंशी इतना बुरा भी नहीं था कि इसे इनकार किया जाता। इसी सोच के साथ एक शर्मीली सी मुस्कान रूप के होठों पर आया। अपने घर की जानिब चल दी। अब बस इसे अपनी नई नौकरी पे जाने का इंतजार बेचैनी से करना था। हम कहाँ जा रहे हैं? लीज़ा ये बात ना जाने कितनी बार पूछ चुकी थी, लेकिन आज़म ने इसे नहीं बताया। वो बस अपना ध्यान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और लीज़ा ये जानने के लिए बेचैन थी कि अब आखिर कहाँ जा कहाँ रहे हैं। जब गाड़ी मुल्कों की हवेली के बाहर रुकी, तो लीज़ा ने हैरत से आज़म की जानिब देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? इस पर आज़म हल्का सा हंस दिया। तुम शायद दुनिया की पहली लड़की हो जो मैके में आकर ये पूछ रही है कि हम यहाँ क्यों आए, वरना लड़कियाँ तो मैके आकर ये भूल जाती हैं कि इनके पीछे भी कोई दिन का इंतज़ार कर रहा है। आज़म ने इसका मुँह अच्छा करने के लिए शरारतन कहा, लेकिन लीज़ा के माथे पे शिकंजी की जू थी। एक गहरा सांस लेकर आज़म इसका हाथ पकड़ा। देखो गज़ल, वो तुम ही हो जिसने मेरी आंखें खोली और मुझे सच्चाई से पावर करवाया जो इतने सालों से जज्बात में बहकर मैं समझ ना सका। लीज़ा ने सर झुकाकर अपने हाथों को देखा। गलतियाँ सबसे होती है, तुमसे भी हुई और मुझसे भी। जब हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी गलतियों पे माफ़ कर दिया जाए, तो हमें माफ़ करना आना भी चाहिए ना। अज़म ने इसे मोहब्बत से समझा, उसका चेहरा हाथों में पकड़कर ऊँचा किया। इसलिए मुझ पे भरोसा रखो और चलो। अज़म ने इसके सामने अपना हाथ किया, तो कुछ सोचकर लीज़ा ने इसका हाथ थाम लिया और इसके साथ गाड़ी से बाहर आ गई। वो जैसे ही हवेली के गेट से शहर में दाखिल हुई, तो एक मुलाज़िम फ़ौरन इसे खबर देने हवेली में गया। जब वो दरवाजे पे पहुँची, तो आयुष्मान दरवाजे पे खड़ा था। अज़म को 12 साल पहले का वो वक़्त याद आया जब वो यहाँ पे आखिरी बार अपनी फूफो को देखने आया था, और शमान ने इसे हवेली में दाखिल होने नहीं दिया था, और शमान की आँखों के सामने भी तो वही मंज़र चल रहा था। अज़म के कदम हवेली की पहली सीढ़ी तक गए, तो वो वहीं रुक गए। ये देखा शमान इसके पास आया और अपना हाथ इसके सामने किया। अज़म ने सर उठाकर इसे देखा। मेरी इस गुनाह को छोटे भाई की ख़ता समझकर माफ़ कर दो अज़म। अर्शमान की आंखों में पछतावे के आंसू देखा। अज़म ने इसका हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। अज़म की इस अमल पे कितने ही आंसू अर्शमान की आंखों से बहे। माफ़ किया मैंने तुम्हें अर्शमान। अर्शमान अज़म से दूर और उसको मुस्कुरा कर इसे देखा। शुक्रिया अज़म, तुम्हारा ये एहसान मर के भी नहीं चुका सकूँगा। अर्शमान ने मुस्कुराते हुए अंगूठे से अपने आंसू पोंछे, लेकिन जब निगाह पीछे खड़ी लीज़ा पे पड़ी, तो चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, आंखों में सख्ती उतरी थी। भाभी है तुम्हारी? अज़म ने अर्शमान को घूर कर कहा। तो अर्शमान ने गहरा सांस लिया। छोड़ो सब, आओ अंदर चलते हैं। मैंने सबको हॉल में जमा किया, ये कहकर एक सरप्राइज़ है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या सरप्राइज़ है। अशमा ने आंख दबाकर कहा, तो अज़म मुस्कुरा दिया और अपना हाथ लीज़ा की जानिब किया, जिसने आगे होकर फ़ौरन इसका हाथ थाम लिया। लीज़ा की नज़रें तब से अशमान पर थी, और उसे देखते हुए वो कितनी ही बार अपना दिल टटोल चुकी थी कि कहीं पहले जैसी कोई बात जज्बात इसके दिल में छुपे तो नहीं है। मगर जब इसे देखकर दिल में कोई हलचल नहीं हुई, तो लीज़ा ने सुख का सांस लिया। इसे अब खुद पर हंसी आई थी कि कैसे पल भर की अट्रैक्शन के पीछे वो खुद को ख्वार करती आ रही थी। जब लीज़ा ने अपना हाथ अज़म के हाथ में दिया, तो उसका दिल फ़ौरन बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। लीज़ा अब मोहब्बत और ज़िद के दरमियान का फ़र्क समझ चुकी थी।
थी। वो तीनों हवेली में दाखिल हुए तो आज़म और लीज़ा को देखकर सबकी आंखें हैरत से खुल गईं भी। अम्मा भी तो अपनी जगह पर ही जम चुकी थी। नवासे की ज़्यादती का एहसास और पछतावे इन पर हावी हो रहा था, जबकि इनके साथ बैठे शाहिद तो हसरत से लीज़ा को देख रहे थे, जिसे इन्हें एक बार देखा भी तक नहीं था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? सवाल सुल्तान की जानिब से आया, जो एक कोने में दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जबकि फरीन बेगम और नाबिया हैरत से इन्हें देख रही थी। सुल्तान तमीज़ से बात करो, बड़ा भाई है ये हम दोनों का। आयशा ने गुस्से से और सबकी जानिब देखा। तब मैं गलती पर था, नादान था, जिसकी सज़ा मैंने अज़म को दी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अज़म ने कुछ नहीं किया सुल्तान, ना ही फूफा ने कुछ किया। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी समझ हमें अब आई है। सब अरशमान को हैरत से देख रहे थे। अरशमान ने गहरा सांस लेकर सारी बात वहाँ मौजूद हर शख्स को बता दी, जिसे सुनकर सभी सकते में आ चुके थे। ये सब सोची समझी साजिश का नतीजा था। जो कोई भी था, इसका इरादा हम दोनों ख़ानदानों में फूट डालने का था। और अफसोस की बात तो ये कि वो हमारी हवेली में से ही कोई है। आयुष्मान की बात पर अज़म ने निगाह वहाँ खड़े हर शख्स को देखा। जब इसकी निगाह एक वजूद पर ठहर गई, जिसका रंग बिल्कुल फ़क हो चुका था। अज़म के होठों पर गहरी मुस्कान आई थी। कौन है वो? शाहिद ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा, आयुष्मान ने अज़म की जानिब देखते हुए कहा, जिसने हामिद सर हिला और लीज़ा का हाथ अपने हाथ में थाम कर अम्मा बी के पास और लीज़ा का हाथ छोड़कर उनके सामने बैठ कर घुटनों के पल बैठ गया। अम्मा बी। अज़म ने इनके हाथ थाम कर इन्हें पुकारा तो अम्मा बी का सर शर्म से झुक गया और वो फूट फूट कर रो दी। इन्हें यूँ रोता देखा अज़म ने परेशान होकर आयुष्मान को देखा। अम्मा बी ने इसके हाथ से अपने हाथ छुड़ा और इन्हें अज़म के सामने जोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने न जाने तुमसे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे माफ़ नहीं। अम्मा बी बड़े छोटे से माफ़ी नहीं मांगते। अज़म ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, जब बड़े अपने बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दे तो बेहतर यही है कि हम इनसे माफ़ी मांगे। अम्मा बी ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा तो अज़म ने इनके जुड़े हुए हाथों को चूमा और अपना सर इनकी गोद में रख दिया। मुझे बस आपका प्यार चाहिए अम्मा बी, जो होना था वो हो गया। माजी को याद करके कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दुख के, तो बेहतर हम अपने आप को अपने आज को देखें। अज़म ने सर उठा कर इन्हें मोहब्बत से देखते हुए इनके आंसू पोंछ दिए तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। हमेशा खुश रहो बेटा, अम्मा भी ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया। पास खड़ी लीज़ा को इशारा किया तो वो भी अम्मा भी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। लीज़ा को अज़म के साथ देखकर अम्मा भी हैरान हुई थी। आपकी बहू अज़म की बात, तो अम्मा भी हंसी हैरान हो गई। ये सब कब हुआ? अम्मा भी के हैरत से पूछने पर अज़म ने मुस्कुरा कर लीज़ा को देखा। ये मेरे कनाडा जाने से पहले मैं खुद लीज़ा का निकाह अज़म से कर गया था। जवाब शाहिद की जानिब से और उनके जवाब ने सबको हैरान किया। मैं एक अच्छा बाप साबित नहीं हुआ, ना ही लीज़ा के लिए जिसे मैंने बचपन से नाज़ों से पाला, और ना ही आन के लिए जिसके बाप होने का फ़र्ज़ मैंने कभी पूरा ही नहीं किया। शाहिद ने आन को देखते हुए कहा, जिसे आयुष्मान सुबह ही लाहौर से वापस लाया था और इस वक्त वो दीवार के साथ सर झुकाए खड़ी थी। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, खुद से जुड़े रिश्तों से बस ज़्यादती की है। सारी ज़िंदगी शमा को सिर्फ इस गुनाह की सज़ा दी कि वो मुझे पसंद नहीं थी। शमा के ज़िक्र पर ही शाहिद की आंखें नम हो गई, जबकि अपनी माँ को याद करके आन की आंखें भी बहने लगी थी। इसने कब कब कोशिश नहीं की कि मेरे दिल में जगह बना सके, और मैंने हमेशा से दुत्कारा। और एक जानिब तुम हो आज़म, जिसने सब जानने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि लीज़ा इस शख्स की बेटी है जिसे तुम्हारी फूफा पे इतना जुल्म किया, लेकिन तुमने फिर भी इतनी मोहब्बत दी। तुम बहुत अजीम हो, बहुत अजीम हो अज़म। इतना कहकर शायद फूट फूट कर रो दिया। लीज़ा ने बेचैनी से अज़म को देखा, जिसने आगे होकर शाहिद के हाथ थामे। मैं किसी को किसी के गुनाह की सज़ा देने वाला हक नहीं रखता। एक बार मुझसे भी गलती हुई थी, ये गलती शुक्र करता कि वक्त रहते मुझे ख्याल आ गया। अज़म ने एक नज़र आन को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। इंसान गलतियों का पुतला होता है शायद साहब, सबसे गलती ख़ता होती है, लेकिन जो अपनी गलती सीख कर इसे सुधार ले वो इंसान, और जो गलती को छुपाने के लिए हज़ार गुनाह और करे वो शैतान। अज़म ने कमरे में खड़े एक वजूद की जानिब देखकर काफ़ी गहरा सांस लेकर लीज़ा की जानिब मुड़ा। आप अपने डैड को माफ़ कर दो मेरी चूज़ी, आप अपने डैड को माफ़ कर दो मेरी चीज़ें। माफ़ कर देने से कोई छोटा नहीं होता। लीज़ा को अज़म को लीज़ा से इंग्लिश में बात करता देखा सबने खुशगवार हैरत से जाने देखा। क्या पढ़ा लिखा हो भाई, बाबा का खूब पढ़ा किया है। अज़म ने शरारत से कहा तो सब हंस दिए, क्योंकि सब जानते थे कि अज़म को पढ़ाई से किस कदर चिढ़ थी। लीज़ा ने सर झुका कर बैठे शाहिद के हाथ अपने हाथ में लिए तो शाहिद ने नम आँखों से देखा। इट्स ओके डैड, इट्स ओके। लीज़ा के साथ ऐसा कहते ही शाहिद ने रोते हुए अपने सीने से लगा लिया और आंसू से तर आंखें उठाकर आन को देखा। आन बेटा, अम्मा बी ने आन को पुकारा, लेकिन
लेकिन आन ने अपना सर इनकार में हिला दिया। ये मेरे लिए इतना इतना आसान नहीं है अम्मा भी, आन ने रोते हुए कहा। तो शाहिद का सर शर्मिंदगी से झुक गया। अपना हक हक इन्हें माफ़ किया अम्मा भी, लेकिन अपनी माँ के वो आंसू मैं नहीं माफ़ कर सकती, ना मैं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं। इतना कहकर आन रोते हुए वहाँ से चली गई और शाहिद का दिल किया अपनी जान ले ले। आप फिक्र मत करें चचा, मैं इसे समझाऊंगा। शाहिद ने अपना सर इनकार में हिलाया। वो नहीं समझेगी, मैंने जाने अनजाने से बहुत ज़्यादती की है। वो तो कोई इसकी जगह कोई भी नहीं होता तो मुझे माफ़ नहीं करता, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करता। इतना कहकर शायद वहाँ से चलेगा और लीज़ा ने परेशानी से अज़म को देखा, जिसने इसका हाथ थाम कर इसे दिलासा दिया। फ़रहीन मुलाज़िमत से कहो खाने का बंदोबस्त करे, बच्चे कब से आए, इन्हें पानी पूछो। फ़रहीन हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली गई तो अन्ना भी इनके पीछे चल दी। अम्मा भी ने लीज़ा और अज़म को अपने पास सोफ़े पर बैठाया, जबकि अर्शमान अन के पीछे जा चुका था और सुल्तान अभी भी बुत बने अपनी जगह पर खड़ा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अज़म, उम्मीद करती तुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। इस बात पर अज़म ने मुस्कुरा कर लीज़ा को देखा, जान से भी ज़्यादा। अम्मा भी ने इस बात पर मुस्कुरा कर लीज़ा का माथा चूमा। तभी एक मुलाज़िमा जूस लेकर वहाँ आई। इसने एक गिलास लीज़ा के सामने किया, जिसे अज़म ने अपने हाथ में था लिया और उसमें से एक घूंट भरकर 2 मिनट के बाद वो गिलास लीज़ा को पकड़ा दिया। इसकी एहतियात पर लीज़ा मुस्कुरा दी, इसे देखते हुए अपने होठ गिलास की इसी जगह पर रखे जहाँ अज़म की होठ थे। देखा अज़म की आंखों में हरारत उतरी थी। शाम तक वो दोनों वहीं रहते। जब वापसी का वक्त आया तो एक बार फिर सब इन्हें विदा करने के लिए वहाँ मौजूद थे। लीज़ा अज़म ने लीज़ा का हाथ थाम कर इसे साथ ले जाना चाहा तो अम्मा बी ने लीज़ा का हाथ पकड़ के इसे रोक लिया। गज़ल कहीं नहीं जा रही अज़म, मुल्कों की बेटी यूँ ही विदा नहीं होगी। अगर इसे लेकर जाना है तो जाओ और धूमधाम से बारात लेकर आओ। लेकिन अम्मा बी की बात अज़म बेबसी से इन्हें देखा तो, जबकि लीज़ा तो बात समझने की कोशिश कर रही थी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारी बच्ची धूमधाम से भी आई जाएगी। अम्मा बी ने गोया फैसला सुनाया, लेकिन अज़म परेशान था। वो लीज़ा को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता था। अम्मा बी अज़म के पास आई और अपना हाथ इसके कंधे पे रखा। फ़िक्र मत करो बेटा, वो तुम्हारी अमानत है, मेरे पास जान से ज़्यादा ख्याल रखूँगी इसका। अज़म ने गहरा सांस लेकर हाँ में सर हिलाया, क्योंकि वो अम्मा बी को इनकार नहीं कर सकता था। फिर तैयारी कर लो अर्शमान मलिक बहुत जल्द आ रहा है बारात लेकर। अज़म की बात पर अर्शमान मुस्कुरा दिया। हम इंतज़ार में हैं चौधरी जी। इस बात पर अज़म ने एक नज़र लीज़ा को देखा, जो खुद भी मुँह बनाए इसे देख रही थी। अज़म इसके पास और ज़रा इसके कान के पास झुका। एक हफ्ता मिल रहा है बस, तुम्हें अपने मैके रहकर खा पी के सेहत बना लेना, क्योंकि जब दुल्हन बनकर मेरे पास आओगी तो सारे हिसाब बेवा करने होंगे। लीज़ा इसकी सरगोशी पर काँप कर रह गई। अज़म ने मुस्कुरा कर अम्मा बी को देखा। अपनी जान आपके हवाले कर रहा हूँ अम्मा बी, इसके बगैर मर जाएगा आपका नवासा। इतना कहकर अज़म वहाँ से चला गया और अम्मा भी इनकी मोहब्बत इत्मीनान से मुस्कुरा दी। इतने सालों के बाद फिर से इनकी हवेलियाँ खुशियों से चहकने वाली थी। शादी की तैयारियां फ़ौरन ही शुरू कर दी गई। अज़म ज़्यादा देर लीज़ा को वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था और अम्मा बी को भी बेहतर यही लगा। इसलिए उन्होंने भी अज़म को परेशान नहीं किया, बल्कि उन्होंने फैसला किया लीज़ा की रुखसती के साथ साथ अर्शमान आन का वलीमा भी कर दिया जाए, और ये फैसला अर्शमान को भी कबूल था। पल भर में दोनों के घरों में खुशियाँ लौट आई थी। अज़म लीज़ा को और अर्शमान आन को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया था। अज़म ने हर चीज़ को इसकी पसंद की दिलवाई थी, लेकिन बस इसकी बारात का जोड़ा मुकम्मल तौर पर अपनी पसंद का लिया था, जिस पर लीज़ा को कोई भी इतराज़ नहीं था, क्योंकि वो लहंगा था इतना खूबसूरत। जबकि दूसरी जानिब ऐशवा ने इनको गुलाबी रंग का एक इंतहाई खूबसूरत फ्रॉक लेकर दिया था। आन को भी अपने मान की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। होता भी क्यों, वो कब से आन के कान में शरारत से भरपूर सरगोशियाँ करके इसे भी तो इस जोड़े की तरह गुलाबी होने पर मजबूर कर रहा था। इन सब खुशियों में अगर कोई अफसरदा था तो वो सुल्तान मलिक था, जो अपने आप को पहले से भी ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहा था। एहसास गुनाह से अंदर से झंझोड़ रहा था, जैसे अब इसे कहना चाहता हो कि अगर इसने कहीं का ख्याल रखा होता तो आज वो अपने भाइयों की तरह खुश होता। शादी की तैयारियों के दौरान जिस चीज़ ने अज़म और अर्शमान को परेशान किया वो इनकी दुश्मन की खामोशी थी। दोनों को यही लगा था कि इनका दुश्मन इनको फिर से एक होता देखकर हड़बड़ा जाएगा और कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा, लेकिन इसकी ये खामोशी इन दोनों को खटक रही थी। वो बस दुआ कर सकते थे कि खामोशी तूफ़ान से पहले की खामोशी ना हो। जल्दी के चक्कर में शादी की तैयारियों का सिलसिला एक हफ्ते में ही तमाम कर दिया गया। मुल्कों ने अपनी हवेली को एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाया था, जबकि अज़म ने चौधरी की हवेली तो क्या हवेली तक आने वाले हर रास्ते को भी रोशनी से सजाया था। आज 12 साल के बाद इस घर में भी खुशियाँ लौट कर आई थी। अज़म दिल खोकर इन्हें खुशामदीद कहना चाहता था। मेहंदी की तकरीब मुल्कों की हवेली में होना तय पाई थी, जिसके लिए अज़म पूरे शोर शराबे और धूमधाम से आतिशबाजी के साथ वहाँ आया था। जबकि गाँव के कितने जवान लड़के सरदार की खुशी में शादी की खुशी में भंगड़ा कर रहे थे, और यह खुशी अज़म की शादी से ज़्यादा दोनों ख़ानदान के फिर से एक हो जाने की खुशी थी। कमरे में लीज़ा मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़ी थी। वो भी इस वक्त सब्ज़ रंग की कुर्ती में मलबूस थी, जिसके नीचे भारी काम का गुलाबी शरारा और सर पर ऑरेंज दुपट्टा उड़कर कमर पर फेंक दिया गया था, जबकि ताज़ा फूलों से बने ज़ेवर और गजरे इसके उसको मज़ीद निखार पे बख्श रहे थे। अम्मा भी जो अभी आन के साथ कमरे में दाखिल हुई थी, लीज़ा को इतना खूबसूरत लगता देखा मुस्कुरा कर इसके पास आई तो लीज़ा
इनके अदम में खड़ी हो गई। इस एक हफ्ते में इसके दिल में हर रिश्ते का मुकाम, ख़ास तौर पे अम्मा भी के लिए अकीदत बहुत बढ़ गई थी। अम्मा भी तो इससे वैसी मोहब्बत करती थी जिसकी लीज़ा को हसरत रही थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मेरी चंदा, किसी की नज़र ना लगे। अम्मा भी ने हाथ में पकड़े हज़ारों के नोट लीज़ा पे वारते हुए कहा और वो पैसे पास खड़ी मुलाज़िमा को पकड़ा दिए। जबकि इनकी बात को ना समझकर लीज़ा ने यहाँ वहाँ देखा कि शायद कोई कोई इससे इनकी बात का मतलब बता दे। इतने दिनों से तो शायद अम्मा भी की बातें समझने में इसकी बातें मदद करते आए थे। लीज़ा की नज़र दरवाजे पे खड़ी आन पे पड़ी तो इसका सर शर्मिंदगी से झुक गया। आन बेटा, तुम बहन को ले आओ, मैं ज़रा देख लूँ अज़म के इस्तेमाल में कोई कमी ना रह जाए। अम्मा भी के हुक्म पर आन नस्बत में सर हिलाकर कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा भी मुलाज़िमा को लेकर वहाँ से चली गई। आन ने एक नज़र लीज़ा को देखा, फिर इसके दुपट्टे का एक पल्लू पकड़कर सामने करते हुए मुस्कुरा दी। सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो तुम, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। आन का लहजा वैसा ही था जैसे एक बड़ी बहन का छोटी बहन के लिए हो सकता था। लीज़ा ने इसके खड़े जज्बात पर नम पल के उठा के इसे देखा और अपने हाथ इसके सामने छोड़ दिए। आई एम सॉरी आन, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा ज़्यादती की अपनी ज़िद में, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहा। ये नहीं सोचा कि तुम मेरी बहन हो। मुझे समझ नहीं आ रहा किस मुँह से तुमसे माफ़ी मांगूँ। लीज़ा की नम आवाज़ पर आन आगे बढ़ी और उसे अपने गले से लगा लिया। सब भूल जाओ ग़ज़ल, वो सब बस बुरा माजी था। बेशक अल्लाह ने तुम्हें सीधी राह दिखाई। आन ने मोहब्बत से कहा, लेकिन लीज़ा का पछतावा कम नहीं हुआ। नहीं आन, तुम नहीं जानती, मैं गलत नहीं बल्कि बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी। तुम्हें पता है शमान को तुमसे छीनने के लिए मैंने लीज़ा को वो पल याद आया जब इसने आन को जानलेवा जहर देना चाहा। ये शायद इसके लिए मकाफ़ात अमल ही था जिसे इसने जहर देकर अपनी बहन को मारना चाहता। वैसे ही वो भी किसी के जहर देने पर ज़िंदगी और मौत से लड़ी थी। शीशी वो सब दोहराकर खुद को शर्मिंदा मत करो ग़ज़ल, मैं सब भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। अब बस इन खुशियों के बारे में सोचो तो तुम्हारी मुंतज़िर है। आन ने लीज़ा को खुद से दूर करके नरमी से इसके आंसू पोंछ कर कहा, देखो सारा लाइनर ख़राब कर लिया तुमने, लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। आन ड्रेसिंग के पास गए और लाइनर लाकर लीज़ा की आंखों में लगाया। लाइनर ठीक करने लगी। अपनी बड़ी बहन की ये मोहब्बत और रहमदिली देखकर लीज़ा के दिल में बेसाख्ता अपनी माँ के लिए नफ़रत पैदा हुई, जिससे इसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत वाले रिश्तों से दूर रखा था। लाइनर ठीक करके आन ने लीज़ा को कंधे से पकड़कर उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ चलाते हुए हवेली के वसी लॉन में ले आई जहाँ तकरीब का बंदोबस्त किया गया था। अज़म की नज़र अपनी जानिब आती लीज़ा पे पड़ी तो उसे लगा वो सांस तक लेना भूल गया। वो लगी इतनी खूबसूरत थी कि किसी आसमान से उतरी परी की तरह। आन ने लीज़ा का हाथ थाम के अज़म के हाथ में थमाया और खुद अर्शमान के पास आ गई, जो स्टेज पर ज़रा साइड पर खड़ा बिना पलके झपकाए से देख रहा था। मुझे यूँ घूरना बंद करने मान, लोग क्या सोचेंगे। आन ने मसनूई गुस्से से कहा तो अर्शमान ने एक हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसे भेज कर अपने करीब कर लिया। ये इतना खूबसूरत लगने से पहले सोचना था ना। अर्शमान ने भरपूर निगाह इस पर डाली जो हल्के से पीले रंग की जोड़ में दमकता हुआ चाँद लग रही थी। अब इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं, आन ने चेहरे पर छाई सुर्खी को सर झुकाकर छुपाते हुए कहा। ये तो एक बार ये सब खत्म होने पर तुम कमरे में चलो, फिर तुम्हें बताता हूँ कि तुम किस कदर खूबसूरत लग रही हो। अर्शमान ने इसके कान के करीब झुककर जानलेवा सरगोशी की तो कान काँप के रह गई। मरी में गुजरी इस रात के बाद वो दोनों फिर से इतने करीब नहीं होते, लेकिन आज आन को अर्शमान के इरादे खतरनाक लग रहे थे। बहुत मुश्किल से अपना ध्यान अर्शमान से हटाकर अज़म और लीज़ा पर डालना चाहा, लेकिन अपनी कमर पर अर्शमान के हाथ की तपिश, उसकी खुशबू का एहसास ये काम नामुमकिन बना गया था। कैसी लग रही हूँ? लीज़ा ने सरगोशी करते अज़म से पूछा, जो खुद भी भूरे रंग की शलवार कमीज़ पर स्किन कलर की चुनरी गले में डाले हद से ज़्यादा शानदार लग रहा था। ये तो मैं तुम्हें फुर्सत से अकेले में बताऊँगा तुम कैसी लग रही हो। अज़म ने भी हल्की सी सरगोशी की तो लीज़ा मुस्कुरा दी। नो मिस्टर, अभी हमारी रुखसती नहीं हुई जो तुम ऐसी बातें सोचो। शादी मुकम्मल होने से पहले तो मेरे पास आने का सोचना भी मत। लीज़ा ने अज़म को हरी झंडी दिखाते हुए इतरा कर कहा, जबकि इसके खुले चैलेंज पर अज़म ने मुस्कुरा दिया। और अगर मैं तुम्हारी सांसों से भी ज़्यादा पास आ गया तो? अज़म ने इसके कान के पास आकर सरगोशी की तो लीज़ा को अपनी हथेलियाँ नम होती हुई महसूस होने लगी। तो मैं अम्मी को बता दूंगी, वो आपको यहाँ से निकाल देंगी। लीज़ा की इस मासूम पर बात पर आकर आज़म का हकमा लगाकर हंस दिया। देखते हैं मेरी विलायती चूज़े के कौन जीता है ये मोहब्बत की जंग। अज़म ने शरारतन इसकी कमर में हल्की सी चोटी काटी तो लीज़ा आंखें फैलाकर इसे देखने लगी, लेकिन फिर अज़म की आंख विंक करने पर खुद ही शर्माकर सर झुका गई। जबकि महफिल और इस रौनक से दूर कर सुल्तान ने अपने भाइयों की इन खुशियों को नम आंखों से देखा। ऐसा नहीं था कि वो इन खुशियों में जल रहा था, बस आज इन दोनों को अपनी मोहब्बत के साथ यूँ खुश देखकर सुल्तान का दिल खून के आंसू रो रहा था और चीख कर इसे कह रहा था कि काश इसने भी अपनी मोहब्बत को इन दोनों की तरह संभाल कर रखा होता तो वो यूँ कोने में तना खड़ा आंसू ना बहा रहा होता। अपने दिल की इस पुकार पर सुल्तान वहाँ से पलट कर अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आते ही इसने गम व गुस्से में से ड्रेसिंग पर पड़ी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया और अपने बाल हाथों से नोचते हुए चीख चीख कर रोने लगा। तुम नहीं हो मोहब्बत के काबिल, तुम इस काबिल हो सुल्तान मलिक, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम इस काबिल हो कि सारी ज़िंदगी इसके एक दीदार के लिए तड़प तड़प कर मरो, इसी काबिल हो तुम।
अपनी ज़मीन की पुकार पर सुल्तान फर्श पे बैठते से सर तक के रोने लगा। जब इसे अपने कंधे पे किसी का लम्ब महसूस होता, सुल्तान ने हैरत से पलट कर फरीन बेगम को देखा जो इसे नम आंखों से देख रही थी। नहीं करो खुद पे इतना जुल्म, जाओ इसे सुल्तान, मैं कल ही तुम्हारी शादियाँ नावे से करवा दूंगी, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। फरीन बेगम ने इसे मोहब्बत से समझाते हुए कहा, लेकिन जवाब में सुल्तान ने फर्श से एक कांच का टुकड़ा उठा और इसे फरीन के हाथ में दे दिया। फिर मेरी जान ले ले मम्मी, क्योंकि जिंदा रहते हुए इसे भूल नहीं पाऊंगा। सुल्तान की बातें फरीन बेगम तड़प कर रह गई। तुम इसके लिए इतना तड़प रहे और उसे तुम्हारी परवाह भी है? अगर हमें पता नहीं था कि वो तुम्हारी बीवी, तो वो तो ये बता सकती थी ना, घर के बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी ना, लेकिन इसे पलट कर तो तुम्हें देखा तक नहीं। सुल्तान, ये भी कोई भला मोहब्बत हुई? फरीन बेगम ने अपनी बातों से सुल्तान के दिल में भांस काटने की कोशिश की। न जाने कहाँ होगी वो इस वक्त, किसके साथ होगी, पता नहीं किसी अमीरजादे पर टोरे। अम्मी, सुल्तान इतनी जोर से चिल्लाया कि अब फरीन बेगम सहम कर इसे देखने लगी। कुछ भी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अपनी नूरी के दामन पर एक चिमटा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुल्तान की आवाज़ ना चाहते हुए बुलंद हुई थी। अपने फरमाबरदार बेटे के इस रूप पर फरीन बेगम हैरत से निच फैलाए इसे देखने लगी। बुरी वो नहीं अम्मी, बुरा आपका बेटा है जिसने इसकी कदर नहीं की। इसने अपना हक तो वसूल किया, लेकिन इसके हुकूक से मुंह फेर गया। सुल्तान ने रोते हुए कहा, जबकि फरीन बेगम सख्ते के आलम में वहाँ खड़ी अपने बेटे को देख रही थी, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ शख्स लग रहा था, जिसे सिर्फ इसकी मोहब्बत की समेट सकती थी। मेरी नूरी तो बहुत मासूम थी अम्मी, बहुत रहमदिली से कठोर मैंने बनाया। मैं इस काबिल हूँ, मैं अम्मी वही काट रहा हूँ जो मैंने बोया है। सुल्तान ने रोते हुए कहा। तो फरीन बेगम ने तड़प कर अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। सुल्तान, मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे इसकी यादों के साथ अकेला छोड़ दें। फरीन बेगम ने सुल्तान को फिर से कुछ कहना चला, लेकिन जब सुल्तान में इन्हें कमरे से चले जाने का कहा तो वो बेबस होकर कमरे से बाहर आ गई। हम अभी आप यहाँ? फरीन बेगम ने अम्मा को सीढ़ी के सहारे सुल्तान के कमरे बाहर खड़े देखा तो हैरत से पूछने लगी, हाँ तुम्हें? और सुल्तान को यहाँ तक देखकर तो परेशान होकर यहाँ आ गई। अम्मा के ऐसे कहने पर फरीन बेगम फूट फूट कर रो दी। इसे समझाया अम्मा क्यों एक लड़की के पीछे खुद को बर्बाद कर रहा है। फरीन की बात पर अम्मा के होंठ मुस्कुरा दिए। समझने की जरूरत इसे नहीं, फरीन तुम्हें और वो खुद को बर्बाद नहीं कर, बल्कि बर्बाद होने पर इसकी आंखें खुल चुकी हैं। अम्मा की बात पर फरीन बेगम हैरत से इन्हें देखने लगी जो मुस्कुरा रही थी। मैं अपने इस बच्चे के लिए दुआ गो फरीन, खुदा बहुत जल्द इसकी भी खुशियाँ लौटाएगा, और तुम्हारे लिए भी दुआ करती हूँ खुदा तुम्हें तुम्हारे बच्चे की खुशी में खुश होने की तौफीक अता फरमाए। इतना कहकर अम्मा भी फरीन बेगम को कुड़ने के लिए वहाँ छोड़कर वापस बाहर चली गई, जहाँ अब ढोल की आवाज़ के साथ खुशियों की शहनाइयाँ और आतिशबाजी सुनाई दे रही थी। तकरीब ख़त्म होने के बाद लीज़ा अपने कमरे में वापस आई। इसने जितना एंजॉय किया था पहले कभी नहीं किया था। वो रौनक और सबकी मोहब्बत इसे अभी भी खुशी से जगमगाने पर मजबूर कर रही थी। लीज़ा ने आईने के सामने खड़े होकर आखिरी बार खुद का जायज़ा लिया। मुस्कुराते हुए अपना हाथ दुपट्टे तक ले जाकर इसे इसकी पिनों से आज़ाद करने लगी। पिनों की कैसे आज़ाद होते ही वो दुपट्टा ज़मीन पर जा गिरा तो लीज़ा ने बालों में लगी फूलों की बेल बटाने लगी, लेकिन अचानक ही किसी ने इसे अपने हाथ इसकी नाजुक कमर पर रख दिया तो लीज़ा ने सहम कर आईने में से आज़म को देखा, जो मुस्कुराते उसे देख रहा था। यहाँ कैसे आए? लीज़ा ने हैरत से पूछा, क्योंकि इसे याद था कि कमरे में आते हुए दरवाज़ा लॉक कर आई थी खिड़की से। आज़म ने खिड़की की जानिब इशारा किया तो लीज़ा मज़ीद हैरान रह गई, क्योंकि इसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था। जब मैंने कहा था कि तुम्हारे सजे हुए से हुस्न की तारीफ मैं तन्हाई में फुर्सत से करूँगा, तो ऐसा हो सकता था कि कोई दीवार या दरवाज़ा मुझे रोक सकता। आज़म ने अपने हाथ इसके पेट के गिरलिपेट कंधे पर अपनी ठोड़ी रखते हुए कहा। आज़म, लीज़ा ने उसे रोक कुछ कहना चाहा, लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले आज़म ने इसे बाहों में उठाकर बेड के पास ले आया। बाबा बात तो सुना, लीज़ा ने घबराते हुए कहा, लेकिन आज़म इसकी सुनी कह रहा था। इसने लीज़ा को बेड पर लिटाया और साथ ही खुद इस पर झुक गया। अगर मैं कहूँ तुमसे हसीन कायनात में ने कई तारीफ ये तो सच है कि कुछ भी नहीं। आज़म गुनगुनाता हुआ उसकी गर्दन पे अपना चेहरा छुपा गया और अब लीज़ा अपनी आंखें ज़ोर से मींचे अपनी शहर पास का धड़कता लफ्ज़ बर्दाश्त कर रही थी। आज़म, लीज़ा ने घबरा कर इसे पुकारा तो आज़म ने इसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर इसे देखा। फूलों से सजा इसका महका वजूद इसे बहुत ज़्यादा बेखुद कर रहा था। इस बेखुदी में आज़म शिद्दत से इसे गुलाबी लिपस्टिक से सजे होठों पर झुक गया। लीज़ा बस बेबसी से तकिए में अपनी मुठ्ठियाँ बेच कर रह गई, क्योंकि वो इसकी सुन्नी कह रहा था। फुर्सत से मोहब्बत का जाम पीने के बाद आज़म इसके होठों से हटता फिर से इसकी गर्दन तक अपने होठ ले जाने लगा, लेकिन लीज़ा ने फ़ौरन अपना मेहंदी से सजा हाथ इसके होठों पर रखा। इसे ऐसे करने से रोका। नो बीबी न लीज़ा के रोकने पर आज़म ने आंखें छोटी करके इसे घूरा, उसका नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर बेड से लगा दिया। तो मुझे मेरा हक लेने से रोक नहीं सकती। आज़म के कहते सी गर्दन पर झुक गया, जो पहले इसकी दाढ़ी मूंछों की वजह से सुर्ख हो रही थी। आज़म, प्लीज़ एक रात की तो बात है, मैं चाहती हूँ कि दुल्हन बनकर तुम्हारे पास हो, तो तब प्लीज़ मेरी ख्वाहिश का मान रख लो। लीज़ा ने हिम्मत करते हुए आखिरकार से अपनी ख्वाहिश से आगाह कर ही दिया तो आज़म ने गहरा सांस लेकर खुद पे जब बांधा, उसके बालों को मिट्टी में करते हुए उसके होठों पर जानलेवा गुस्ताखी की, जिस पर लीज़ा सहम कर अपनी आंखें जोर से मिच गई। सोच लो मेरी जान, मुझे इंतज़ार करवाना तुम्हारे हक में बेहतर साबित नहीं होगा। आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शिद्दत सहनी पड़ेगी तुम्हें इस नाज़ुक वजूद पे। बोलो, कर लोगी ना बर्दाश्त मेरा जुनून?
अज़म की सरगोशी पर लिज़ा का रूम काँप उठा, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत करते हुए हाँ में सर हिलाया। तो अज़म ने गहरा सांस लिया और पेट पर लेटकर इसे अपनी बाहों में लेते हुए आंखें मूंद किया। थैंक यू। लिज़ा ने मुस्कुराकर कहा। तो अज़म ने साथ आ भरी। इंग्लिश ना ही आती तो ये अच्छा था, ना तो मैं समझता और ना खुद को रोकता। खैर क्या हो सकता है, अब तो सो जाओ तुम। अज़म की बात पर लिज़ा हंस दी, अपना सर मोहब्बत से इसके कंधे पर रखा। लेकिन मेरी बात को समझ कर मेरी ख्वाहिश को पूरा करने का शुक्रिया। लिज़ा ने मोहब्बत से कहा और इनाम के तौर पर अपने होठ मोहब्बत से इसके दिल के मुकाम पर रखे। इसकी हरकत पे एक बार फिर से अज़म की आंखों में जुनून उतरा था। सो जाओ मेरी विलायती चीज़ें, तुम्हारे होठों की एक और ऐसी गुस्ताखी और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश भूलता नहीं तो मैं खुद में कैद कर जाऊँगा। अज़म की पकड़ खुद पर सख्त होता है, इसकी आवाज़ में छुपे जुनून पर लई। लिज़ा सहम कर अपनी आंखें मूंद गई। अज़म ने मुस्कुराकर अपनी माता जान को देखा, जो इससे डरते हुए इसकी बाहों में सिमट कर सुकून से सो रही थी। जबकि नींद में भी अज़म की कमीज़ इसने मुट्ठी में जकड़ रखी थी, जिसे से डर हो कि अज़म इससे दूर चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी थे।